लेंगे अपना प्रीवियस वाला टॉपिक, ठीक है, जो आपने पढ़ लिया है, लाइक माउंटेन्स ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि एक बार फिर आपके साथ करना चाहिए। कुछ और एक दो फैक्ट्स हैं जो मैंने ऐड ऑन करे हैं उसमें फर्दर, तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका लगे हाथ, और आपको कुछ नई चीजें भी मिल जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहला टॉपिक जो आज का आप देख रहे हो वो है क्या, पढ़ेगा कोई? ओलंपिक गेम्स इन ओलंपियाड गेम एंड इंडिया। जी, तो ओलंपिक जो गेम्स हैं और भारत का क्या स्थान रहा, भारत ने कब से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। जो ओलंपिक्स जब हुए, जो कि आप जानते हो यूजुअली 4-4 साल के गैप पे गेम्स होते हैं, और इसमें इंडिया ने क्या क्या अचीवमेंट्स अभी तक करी हैं, वो सारी की सारी बातें जानेंगे। ओलंपिक्स अगर बोलते हैं तो ओलंपिक्स क्यों बोलते हैं? आपने सुना होगा कुछ मॉडर्न ओलंपिक्स होते हैं, कुछ जो हैं एंशिएंट ओलंपिक्स कहे जाते हैं। कहाँ खेले गए सबसे पहली बार, कितनी बार खेले गए आज तक, ठीक है। क्या इंडिया में कभी ओलंपिक्स हुए कि नहीं हुए, इंडिया ने आज तक कितने टोटल मेडल्स जीते हैं, जो कि गोल्ड के हैं या सिल्वर के हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए सारे बच्चे जी। अगर बात करी जाए तो जो ओलंपिक गेम्स आप देखते हो तो उसमें आपने एक सिंबल देखा होगा, 5 तरह के आपको रिंग्स दिखते हैं, है ना। तो ये जो रिंग्स हैं, अगर इनकी बात करी जाए तो क्या ये रिंग्स कुछ दिखाते हैं, इनका कोई मतलब है आपस में, किस चीज को ये डिनोट करते हैं? या अगर ओलंपिक के हम फ्लैग की बात करें तो ओलंपिक का फ्लैग किस कलर का होता है ना। ओलंपिक में मशाल जब आप देखते हो, एक फ्लेम होती है जिसको हम लेकर जाते हैं ना, एक टॉर्च बियरिंग होती है। तो कब से शुरू हुई है ओलंपिक्स की जो टॉर्च है? बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी और काफी अच्छी एक मान के चलिए डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको, ओलंपिक्स गेम्स एंड इंडिया। देखिए, तो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही होंगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पर 3 चीजों के बारे में जानना है। सभी लोग म्यूट कर लें प्लीज, अब सिर्फ हम बोलेंगे और कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। ध्यान से सुने वरना आवाज जो है वो एको करती है जी। तो जो आपको चीजें जाननी है वो समझ लीजिए। पहली बात तो ये आपको 3 मेडल्स दिख रहे होंगे, तो 3 तरह के मेडल्स ही दिए जाते हैं, कोई चौथा मेडल नहीं दिया जाता ओलंपिक गेम्स में। पहला वाला जो आप देख रहे हैं वो गोल्ड मेडल है, दूसरा वाला आपका सिल्वर मेडल है और तीसरा वाला ब्रॉन्ज है। तो ये 3 मेडल ही दिए जाते हैं ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक टॉर्च बियरिंग होगी, जिसके बारे में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे ओलंपिक्स थे जहां से सबसे पहली बार ओलंपिक्स में टॉर्च बियरिंग जो है वो शुरू हुई, या फिर ये फ्लेम जो है वो शुरू होती है ना। कौन से ऐसे ओलंपिक्स थे जहां पर फीमेल्स ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट करना शुरू करा, ठीक है। कौन से ऐसा देश है जहां पे आज तक ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार ओलंपिक गेम्स खेले गए। कौन सा ऐसा कह लीजिए सिटी है कि जहां पर सबसे ज्यादा बार खेले गए। देखिए, देश अलग है, सिटी अलग है, तो दोनों में फर्क है। जैसे अगर मैं बात करूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आप इसको कंट्री मानेंगे, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं लंदन, तो लंदन जो है वो एक सिटी हो गई यूरोप में। समझ रहे हैं, ये चीज आपको समझनी है। और ये ओलंपिक के जो ये आपको रिंग्स दिख रहे हैं, रिंग्स में कौन सा रिंग है, कौन से कलर के रिंग्स होते हैं, किसका क्या मतलब होता है, ये सारी की सारी बातें आप जानेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं ओलंपिक के सबसे पहले सिंबल से। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे टोटल 5 रिंग्स, ठीक है। तो ये जो 5 रिंग्स आप ओलंपिक के देखते हैं, इन 5 रिंग्स का अपने में ही एक मतलब है, क्योंकि ये टोटल 5, अगर आप देखें यहाँ पर रिंग्स जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये कॉन्टिनेंट होते हैं 6, उनको ये शो करता है, ठीक है। ये 6 कॉन्टिनेंट्स को शो करता है। खैर, अगर हम कॉन्टिनेंट्स की भी बात छोड़ दें तो फिलहाल बस आप ये ध्यान रखिए कि ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं। और जो ब्लू वाला आप देख रहे हो ये यूरोप को शो करता है, यानी कि जो ब्लू चल रहा है वो पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को शो करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, तो ब्लैक जो है वो अफ्रीका को शो करेगा, ठीक है। अफ्रीका के अलावा अगर हम रेड की बात करें तो ये अमेरिका को शो करेगा। अब मैं यहीं पे एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो अमेरिका है, ये अमेरिका कंट्री की बात नहीं हो रही, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है, और वो भी दोनों कॉन्टिनेंट्स, यानी कि एक नॉर्दर्न अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसकी बात हो रही है, और जो सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसकी बात हो रही है। तो दोनों के दोनों आ गए, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर आपको कुछ कंट्रीज मिलेंगे नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, लाइक कनाडा है, लाइक अमेरिका है ना, लाइक मैक्सिको है। ये सारे के सारे कंट्रीज आपके नॉर्दर्न अमेरिका में है। लेकिन वहीं पे अगर आप नीचे की बात करोगे तो आपको ब्राजील मिलेगा, चिले मिलेगा, है ना। इस तरह के कई सारे कंट्रीज आपको सदर्न अमेरिका में मिलेंगे। तो जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो पूरे के पूरे दोनों कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, सिर्फ किसी एक कॉन्टिनेंट की बात नहीं हो रही थी। इसके अलावा येलो वाला जो आप देख रहे हो, तो ये हमारा खुद का, ये एशिया है, एशियन कॉन्टिनेंट को शो करेगा। और जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो ये ऑस्ट्रेलिया को शो करेगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी हैं ये आपको क्लियर हो गई। बताइए। यस सर।
ये पांचों कॉन्टिनेंट्स आपको समझ में आए? हालांकि कॉन्टिनेंट्स तो 6 हो गए, लेकिन अगर हम बात करें तो ये 5 रिंग्स इनको शो करता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा कलर कौन से कॉन्टिनेंट को शो करता है, बस आपको वही बता देना। ठीक है, तो अब ये यहाँ से ये स्टार पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इसको, ये आपको पता होनी चाहिए और इसके शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, पीडीएफ तो आपको दी जाएगी ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी बनाते हुए चलिए। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि पूरे वीडियो में से कितना क्रक्स निकला है ना, कौन सा ऐसा है जो जिस्ट है पूरी वीडियो का, वो आपको समझ में आ जाएगा, बस उसी को एक बार पढ़ लीजिएगा, हो गया पूरा ओलंपिक्स। चलिए, तो ये वही चीज है, हिंदी में भी आपके सामने है पूरी की पूरी पीडीएफ, ये सारी की सारी चीजें, और ये कंटेंट, ये जो आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको ये वाला जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है वो कौन सा है, ये यूरोप को, सॉरी ये रेड वाला जो आप देख रहे हो ये नॉर्थ अमेरिका और ये सदर्न अमेरिका की बात हो रही है। तो इसमें देखिए दोनों इंक्लूड कर लिए गए ना, तो ये इसलिए दोनों के दोनों जब इंक्लूड हैं तो फिर पूरे अमेरिका की बात हो रही है, बाकी आप जानते ही हो। चलिए आगे बढ़ते। तो अब यहाँ से पेन कॉपी अपना उठा लीजिए और बहुत ध्यान से चीजों को समझते हुए चलेंगे। अगर देखा जाए कि सबसे पहली बार अगर ओलंपिक गेम्स कहीं खेले गए हैं तो वो कहाँ खेले गए, तो ये खेले गए हैं 8th सेंचुरी बीसी में। अब आप इस बात को ध्यान से समझेंगे बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके। अगर आज मैं बात करूं कि ये हमारे पास जीरो है, जीरो को ना तो हम एडी में रखेंगे ना तो बीसी में रखेंगे, और हम मानेंगे कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, यानी कि ईसा मसीह का अगर ये जन्म हो रहा है तो ईसा मसीह के जन्म होने के बाद के जितने साल हैं वो सब एडी होंगे। जिन्होंने मेरे से कैलेंडर पढ़ा वहां पे इनको ये सारी की सारी बातें समझी होंगी आप लोगों ने। और जो जीसस क्राइस्ट के पहले के जितने भी साल होंगे वो सब बीसी होंगे, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये जो चीज हो गई। अब आप देखिए हम बात कर रहे हैं 8 सेंचुरी बीसी की, 8 बीसी नहीं 8 सेंचुरी, मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पे 100 बीसी होगा, यहाँ 200 बीसी, 300, तो कहीं ये वाला पॉइंट होगा जहां पे आपको 800 बीसी मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये 800 बीसी है तो यहाँ पर हम आ गए, और यहाँ पर आज ओलंपिक गेम्स हमें दिख रहे हैं शुरू होते हुए। यानी कि अगर आज मैं आपसे पूछूं कि ओलंपिक्स का इतिहास कितना पुराना है, तो आप कहेंगे सर जीरो पे तो पहले पहुंचिए, मतलब 800 साल पूरे यहाँ पर आइए, उसके बाद फिर यहाँ पर आइए, और यहाँ पर चलते चलते 2020 तक आइए। आज जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो 2020 में हम बात कर रहे हैं 25 जुलाई को, और ये पूरे के पूरे आप देखिए कितने साल हो गए आज ओलंपिक्स को, 2000 साल आप रफली ये मान लीजिए, 800 ये मान लीजिए, लगभग 2800 साल पुराना है ओलंपिक का इतिहास अगर देखा जाए आज। समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछे कि कितने साल हो गए ओलंपिक्स को, तो लगभग 2800 साल ओलंपिक्स को हो चुके हैं। और क्योंकि सबसे पहली बार ओलंपिक्स जो खेले गए वो कहां पर खेले गए, वो ग्रीस में खेले गए, लेकिन ग्रीस में एथेंस में नहीं, एथेंस में तो मॉडर्न वाले खेले गए, लेकिन जो सबसे पुराने खेले गए ना वो आपके खेले गए ग्रीस के एक शहर जिसका नाम था ओलंपिया, तो ओलंपिया में खेले गए। यही रीजन है कि आज आप इन गेम्स का नाम क्या देखते हो, ओलंपिक्स। ओलंपिया के नाम पे ही आज हम इसे ओलंपिक्स कह देते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ सभी बच्चों को? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ध्यान से पढ़ते चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने आने वाले। आगे बढ़ते हैं। जब ओलंपिक गेम्स यहाँ पर हो गए तो बहुत अच्छे से चीजें चल रही थी। तो फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 776 बीसी। ऐसा कहा जाता है कि 776 बीसी में सबसे पहली बार हुए। देखिए 8th सेंचुरी बीसी का मतलब ये नहीं होता कि 800 वाले साल पे ही शुरू हो गया होगा ओलंपिक्स खेलना, नहीं, ये क्या हुआ, ये 776 बीसी पे हो रहा था। समझ में आया? और जो 776 बीसी है उसको हम किस में लेंगे, उसमें हम 8th सेंचुरी बीसी में उसको इंक्लूड करेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं आज कि हम 2020 में आज आपसे बात कर रहे हैं, तो आप सेंचुरी कौन सी बोलते हो, 21वीं की 21वीं? 21वीं बोलते हो ना, जो आगे आने वाली होती है। भाई 2020 जब आगे खत्म होगा तो आगे कौन आएगा, आगे आपका 21वां आएगा। तो जो आगे आने वाली सेंचुरी होती है हम उसको बोलते हैं, क्योंकि जो 2000 है वो तो 20वीं शताब्दी थी और वो तो बीत गई ना, तो जब बीत गई तो उसका मतलब नहीं है। अब आप देखो जब 776 बीसी में सबसे पहली बार हुआ तो 776 के बाद कौन सी बीसी आएगी, 800 बीसी अगर एक तरह से माने, तो 800 जो बीसी है उसी को तो हम 8 सेंचुरी बीसी बोल रहे हैं। तो क्लियर हुआ अब ये पॉइंट कि 8 सेंचुरी बीसी और 776 बीसी का क्या मतलब है ना? Yes, sir. चलिए, और ये जो शुरू हुए हैं तो ये किसको शुरू हुए, किसको लेकर, तो याद रखिए ग्रीस में एक भगवान कहे जाते थे जिनका नाम था जियूस। तो जियूस जो वहां के भगवान हैं उनके नाम पर, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये ओलंपिक गेम्स जो थे ओलंपिया में सबसे पहली बार खेले गए। जो हम बात कर रहे हैं एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की, ना कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की।
ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक्स तो बाद में आएंगे, 1896 हम शुरू करेंगे, उसको अभी हम नहीं देख रहे। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, सेकंड वाला भी? ठीक है, यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब आपसे देखिए आगे लिखा हुआ है कि they were held every 4 years for 12 centuries। ऐसा कहा जाता है कि अगले आने वाले 1200 सालों तक ओलंपिक गेम्स हर 4-4 साल के गैप पे खेले जाते थे। अब ये 1200 साल कैसे हुए समझिए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि यार 800 साल पे ओलंपिक शुरू हुए थे यहाँ पर, और ये कब तक चले हैं बताइए। इन्होंने बोला है ना कि 12 सेंचुरी तक, क्योंकि इन्होंने बोला आगे देखो कि देन इन द 4th सेंचुरी एडी, ठीक है, ऑल जो पागन फेस्टिवल्स हैं उनको बैन कर दिया गया। एक एम्परर हुए वहां पे ग्रीस में जिनका नाम था थियोडोसियस। सो थियोडोसियस फर्स्ट ने क्या करा, 400 एडी में आकर, देखिए 4th सेंचुरी एडी की बात हो रही है, 4th सेंचुरी एडी, यानी कि यहाँ पर आके कहीं पे ग्रीस के एक शासक हुए, एम्परर हुए, जिनका नाम था क्या, थियोडोसियस फर्स्ट। उन्होंने क्या करा कि 800 बीसी से जो ओलंपिक्स चले आ रहे थे उनको आके 400 एडी में बैन कर दिया। यानी कि ओलंपिक्स कितने साल तक खेले गए, 800 साल इधर और 400 साल इधर, तो टोटल 1200 साल खेले गए ना ओलंपिक्स एक तरह से। तो वही चीज लिखी हुई है कि जो ओलंपिक्स जब शुरू हुए तो नॉन स्टॉप 4-4 सालों में लगभग 1200 साल तक खेले जाते रहे। लेकिन उसके बाद एक ये इस तरह के शासक वहां पर आए, थियोडोसियस फर्स्ट जिनका नाम था, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स को बैन कर दिया। इवन इतना ही नहीं, इन्होंने कई सारे त्योहारों को भी बैन कर दिया ग्रीस में। और ये मान के चलिए कि ओलंपिक्स जो थे वो भी वहां के जो लोकल लोग हुआ करते थे या जो भी लोकलाइट्स थे वहां के, उनके लिए ओलंपिक्स भी किसी त्योहार से कम नहीं था। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या करा, ओलंपिक्स को बैन कर दिया। ठीक है, क्यों करा क्या करा वो तो नहीं पता उसका रीजन, लेकिन बैन कर दिया गया जो चीजें बताई जाती। क्लियर हुआ? ओलंपिक गेम से चाहिए 480 तक वो हर वर्ष करते हैं किरण जी एवरी क्या कह ईयर। रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जो हमारे गेम्स हैं 800 बीसी से 480 से चले हैं वो एवरी ईयर खेलते थे। हाँ, वो हर 4 साल में चले हैं, यही रीजन है कि आज भी 4-4 साल में होते हैं। ठीक है, जो मतलब अगर आप इतिहास उठा के ओलंपिक्स का देखेंगे, जब आप गूगल करेंगे तो आपको ये चीजें वहां पर मिलेंगी। तो वो 4 साल का जो है ना वो पहले से चला आ रहा है, तो आज भी वो उसको ट्रिब्यूट करने के लिए हम लोग जो है 4 साल का आज ही मनाते हैं। लेकिन अब आप देखिए विडंबना कितनी है कि इस बार जो ओलंपिक्स होंगे वो 5 साल के गैप पे पड़ेंगे। इवन आज तक के ओलंपिक के इतिहास में 3 बार ऐसे हुआ कि कभी ओलंपिक्स खेले ही नहीं गए। जैसे 1914 की अगर हम बात करें, है ना, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, तब ओलंपिक्स नहीं खेले गए। तो 3 बार विश्व के इतिहास में 3 बार ओलंपिक खेलों का को नहीं खेला गया एक तरह से, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ? आगे आएंगे धीरे धीरे हम सारी बातों पे बात करेंगे। यहाँ तक तो चीजें क्लियर है जो मैंने अभी तक बताई? यस सर। अब देखो आगे अगर चलेंगे तो ये जो एथलेटिक ट्रेडिशन है ये आगे चलता रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 1500 सालों के बाद, ठीक है, लगभग 1500 सालों के बाद ओलंपिक्स फिर से शुरू हो गए। यानी कि 1200 साल तो यहाँ पर हो गए, और उसके लगभग 300 सालों के बाद अगर हम बात करें तो ओलंपिक्स को दोबारा से शुरू मान लिया गया। लेकिन फिर भी ये इतने स्तर पे नहीं थे कि उनको ये बोला जा सके कि बहुत अच्छे से ओलंपिक्स जो है हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम इसके आगे का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हम नहीं समझते हैं, या उसको हमारे लिए वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि 1500 साल तक जो है ओलंपिक्स लगभग खेले गए हैं, और उसके बाद फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा यहाँ पर आके जब फिर आपके ओलंपिक्स पूरे फ्रेश तौर पे शुरू होंगे, और फिर ओलंपिक्स को मान्यता मिलेगी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के नाम से। तो अभी तक जो आपने देखे ये पूरे के पूरे 1200 साल, ये इवन इनके बैन करने के बाद दोबारा से ओलंपिक गेम्स शुरू होते हैं, और ओलंपिक गेम्स जब शुरू हुए तो लगभग 300 सालों तक और खेले गए, तो टोटल 1500 सालों तक खेले गए पूरे के पूरे। समझ में आया? लेकिन हमें जो क्वेश्चंस हमसे बनेंगे वो कहां से बनेंगे, मॉडर्न ओलंपिक से बनेंगे। और अगर इस स्लाइड की बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको एक बार बताऊंगा कि सबसे पहली बार जो ओलंपिक्स खेले गए वो कौन सी सेंचुरी में खेले गए थे, 8th सेंचुरी में, वो भी कौन सी, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और कहां पर खेले गए, ग्रीस के एक शहर ओलंपिया में। सबसे पहली बार पूछा रहेगा तो 776 बीसी। एथेंस में खेले गए थे ना फर्स्ट। क्या नाम है आपका? सर हिमांशु, एथेंस ग्रीस। अच्छा हिमांशु, आप अभी अभी ज्वाइन करें? यस सर जी तभी। तो कल से जब क्लास होगी, मान के चलिए 9 बजे अगर क्लास है, तो आपको जब टाइम दे दिया गया कि 9:05 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आप आ जाए। जैसे आज 9:35 पे क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें समझी। ठीक है, अब आप वहां पे उस समय नहीं थे इसलिए आप लैग कर गए। ठीक, तो अब आप टाइम से आते तो आज ये सवाल आप नहीं पूछ रहे होते।
और भी किसी के मन में ये सवाल है क्या कि एथेंस में क्यों नहीं यहाँ पे लिखा हुआ ओलंपिया की जगह? नहीं सर। और होंगे क्यों नहीं है हिमांशु? क्योंकि वो टाइम से थे, है ना? ओलंपिक्स बेटा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, वो एथेंस में खेले गए। हम ओलंपिक के इतिहास पे बात कर रहे हैं इस समय, जो कि एंशिएंट ओलंपिक्स हैं, जो कि खेले गए थे ओलंपिया में। ठीक है, और ओलंपिया के नाम पे ही आज ओलंपिक्स नाम दिया जाता है इन गेम्स को। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पे, आराम से देख लीजिएगा जो आपका छूटा है जी। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ कि जो भगवान है उनका नाम क्या था? जीउस, जिनको ट्रिब्यूट करने के लिए या जिनकी इज्जत करने के लिए, जिनकी पूजा करने के लिए ये गेम्स खेले जाते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो लगभग 1200 सालों तक, 12 सेंचुरी तक गेम्स बहुत स्मूथली चल रहे थे, कोई इशू नहीं था। लेकिन फिर एक शासक आते हैं जिनका नाम है थियोडोसियस फर्स्ट, ये आके ओलंपिक्स को, इवन बहुत सारे त्योहारों को उस टाइम पे बैन कर देते हैं। ठीक है, ओलंपिक्स फिर नहीं खेले जाते, ओलंपिक्स पर नो मोर उस टाइम पे। लेकिन फिर कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, एक बार फिर से स्टार्टिंग होती है ओलंपिक गेम्स की, लगभग 1500 साल तक फिर खेले जाते हैं, और उसके बाद फिर आगे चीजें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ओलंपिक्स के कुछ पुराने, आपको ओलंपिया जो जगह बताई गई है वहां के कुछ पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जहां पर भी ओलंपिक्स के कुछ आपको इमेजेस दिखेंगी। ठीक है, ये पुराने उस टाइम के, जब हम बात कर रहे हैं एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की, तो कुछ इस तरह की इमारतें हैं वहां पे। ये वो हैं भगवान जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, इनका नाम है जीउस। ठीक है, तो ये जीउस हैं, इन्हीं को कहीं ना कहीं एक ट्रिब्यूट करने के लिए ये खेले जाते थे ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ये सेम ही हैं भगवान। तो जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं, मतलब ये हिंदी में भी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यूनानी देवता जीउस, उन्हीं की बात हो रही थी जो भी आपने फोटो देखी। चलिए, ये प्लीज बीच में ये जो भी कर रहा है ना वो मत करें प्लीज। ठीक है, आप पेन वगैरह ना यूज करें कोई भी व्यक्ति। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स है, देखिए एंशिएंट ओलंपिक्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं। एंशिएंट ओलंपिक्स में जो चीजें बननी थी वो बन गई, वो क्वेश्चंस आपको पता है अब। लेकिन अब ओलंपिक्स है मॉडर्न ओलंपिक्स, यानी कि जहां से आपको चीजें अब मॉडर्न ओलंपिक्स में समझनी है, वो शुरू होते हैं एक्चुअली में 1896 में, और वो भी ग्रीस से शुरू होते हैं। लेकिन इस बार ग्रीस में जो शहर है वो ओलंपिया नहीं है, बल्कि ग्रीस की खुद की राजधानी है, जिसका नाम क्या है? एथेंस। तो एथेंस से ऐसा माना गया है कि 1896 में सबसे पहली बार मॉडर्न ओलंपिक्स फिर से खेले गए। ठीक है, और ये इसीलिए यहाँ से खेले गए हैं बिकॉज स्टार्टिंग में भी ग्रीस में खेले गए थे। ठीक है, एक टाइम आया जब ये बंद हो गए, एक टाइम आया ये फिर से शुरू हुए, लेकिन उस स्तर पे इनको मान्यता नहीं मिली जिस स्तर पे मिलनी चाहिए थी, या वो उतना प्रेज नहीं मिला इन गेम्स को जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन फाइनली कुछ लोगों के एफर्ट्स हुए, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कुछ लोग थे जिनके एफर्ट्स हुए, और एफर्ट्स होने के बाद फाइनली 1896 से ओलंपिक गेम्स लगातार शुरू हुए। और आज तक के इतिहास में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक गेम्स नहीं खेले गए हैं बिल्कुल भी। मैंने आपको बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते वो कौन कौन से साल थे जब ये नहीं खेले गए, आपको धीरे धीरे सब कुछ पता लगेगा। ठीक है, और आज भी अगर आप देखें तो 2020 में ये होने चाहिए थे समर ओलंपिक्स। कहाँ पे इस बार समर ओलंपिक्स कहाँ होने थे? जापान की टोक्यो में। लेकिन अब 2020 में टोक्यो में ना होके 2021 में होंगे। वेन्यू अभी भी सेम है, जापान का टोक्यो ही रहेगा। लेकिन इस बार कितने गैप हो गए भाई? 2016 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए थे, अगर आप देखो तो। अब 2016 में, अब जब 21 में होंगे तो इस बार 5 साल आ गए ना। तो ये चीज है। और लेकिन उसके बाद जो अगला वाला होगा फिर वो 3 साल के गैप पे माना जाएगा, और वो तब भी 2024 में ही होंगे। और 2024 के जो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं वो होगा तीसरी बार पेरिस। इससे पहले 2 बार कंडक्ट कर चुका होगा। ठीक है, और अब वो तीसरी बार करेगा यहाँ पे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चौथी बार। पेरिस 3 बार कर चुका है, चौथी बार करेगा। उसके बाद 2028 में जब आप आ जाओगे तो फिर 4 साल के बाद हो जाएंगे। और जो 2028 के ओलंपिक्स होंगे ये कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस जी, लॉस एंजलिस अमेरिका। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। अभी अब ये सारी की सारी बातें आगे आपको मिल जाएंगी पीडीएफ्स के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज तो आपने देख ली कि 1896 में एथेंस में, ग्रीस में फिर से मॉडर्न ओलंपिक्स की एक बार नींव डाली जाती है, और एक बार फिर से श्री गणेश होता है मॉडर्न ओलंपिक्स का। इसके बाद अगर आगे देखोगे तो इसीलिए सिटी ऑफ ओलंपिया जो है, ये जो आप देख रहे हो सिटी ऑफ ओलंपिया, इसी के नाम पे ओलंपिक गेम्स का नाम डाला गया, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओलंपिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार ओलंपिया में खेले गए, इसीलिए नाम डाल दिया गया ओलंपिक गेम्स। लेकिन अगर हम बात करें कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स किसको कहते हैं,
जैसे अगर मैं बात करूं कि फादर ऑफ जैसे बायोलॉजी है, वो किसको बोला जाता है? सर बताइए। एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को। फादर ऑफ जूलॉजी की बात करूं किसे बोला जाता है? या फादर ऑफ एरिस्टोटल। बॉटनी है, किसको बात बोलेंगे? सर एरिस्टोटल को कहा जाता है। बॉटनी भी। सर बोटनी भी कहा जाता है। और जूलॉजी? जूलॉजी का नहीं है। सबके फिर अरस्तु ही हैं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे फिर? सर पॉलिटिकल साइंस के भी हैं और बायोलॉजी के भी हैं और बोटनी के भी शायद। और जूलॉजी के? सर जूलॉजी या फिर बोटनी में कंफ्यूजन है थोड़ी, उन दोनों में से किसी एक का है। थियोफ्रेस्टेटस का नाम सुना है? सर हाँ। यस सर। किसके सर हैं? वो तो ज्योग्राफी के हैं। ज्योग्राफी के हैं। अच्छा, तो सर जूलॉजी एराटोस्थनीज किसके हैं? कौन सर? एराटोस्थनीज। सर वो ज्योग्राफी के हैं। ज्योग्राफी। वो तो ज्योग्राफी। आपने वो बताए थियोफ्रेस्टस जूलॉजी के हैं। जी, जूलॉजी के हैं थियोफ्रेस्टेस, ठीक है। और इसके अलावा बॉटनी के कौन हो जाएंगे? अरस एरिस्टोटल। जी, चलिए मैं आपको कभी बताऊंगा कि एरिस्टोटल को पूरे बायोलॉजी का क्यों बोलते हैं। चलिए फिलहाल ये समझिए कि जिस तरह से यहाँ पे कई सारे फादर हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ काम करे, तो ऐसे ही मॉडर्न ओलंपिक जो 1896 में फिर से शुरू हुए, तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी के एफर्ट से हुए होंगे ना। तो जिस व्यक्ति ने एफर्ट दिखाया उनका नाम था पियरे डी कुबार्टियन, ये चीज ध्यान रखें। तो पियरे डी कुबार्टियन, इनके एफर्ट से जो ओलंपिक गेम्स है वो 1896 में फिर से शुरू होते हैं ग्रीस में, जो कि ग्रीस की राजधानी एथेंस में, और इसीलिए इनको फादर बोल दिया जाता है मॉडर्न ओलंपिक्स का। ये बात भी आपको अब समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से ये आपका एक और क्वेश्चन बन गया कि सबसे पहले कब खेले गए? 1896 में खेले गए ग्रीस की राजधानी एथेंस में। इसके अलावा ओलंपिक जो वर्ड है वो कैसे आया है? क्योंकि सबसे पहली बार ओलंपिया में खेले गए थे इसलिए। और उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि फादर कौन है मॉडर्न ओलंपिक्स के, तो आप आंसर करेंगे पियरे डी कुबार्टियन। क्लियर हो गया? इवन इतना ही नहीं, अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने ये बोला कि अगर आप ओलंपिक गेम्स को और बड़े लेवल पे प्रसिद्धि देना चाहते हैं, लोगों के मन के अंदर ओलंपिक गेम्स को लेकर जाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसी कमेटी जरूर होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं इन गेम्स के लिए एक मतलब एक प्रॉपर एक चैनल होना चाहिए जो कि इन गेम्स को सुव्यवस्थित ढंग से कंडक्ट कराने के लिए कैपेबल हो। तो इसलिए इनके एफर्ट से एक कमेटी बनाई गई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी खास बात यह है कि इनके बनाने के बाद आज भी ये जो कमेटी है ये आपको दिखाई देती है। और आज जो आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में, लुसान में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ये आज भी ये कमेटी काम कर रही है और आज डेट तक काम कर रही है, तो आगे भी करेगी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये किसकी एफर्ट्स हैं? ये कमेटी किसने बनवाई? तो ये कमेटी बनी है पियरे डी कुबार्टियन, इसीलिए इनको बोल दिया गया है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। समझ में आया? बोलिए। तो 1894 में ये कमेटी बन के तैयार हो गई थी और आज ये कमेटी जो है ये स्विट्जरलैंड के लुसान में है। इवन अगर आप देखो तो ये अपना लुसान में एक दूसरी जगह भी अपना इस समय जो कह लीजिए हेडक्वार्टर है वो बना रही है। मतलब सिटी तो सेम रहने वाली है, लेकिन कुछ चेंजेस हो रहे हैं और क्या कहते हैं, हाइड्रो जो पावर है वो यूज करी जा रही है, सोलर जो पावर है वो यूज करी जा रही है, और पूरी तरह से सोलर पैनल बेस्ड ये बिल्डिंग बन जाएगी। और तब आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी वर्ल्ड की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो पूरी तरह से सोलर बेस्ड है? तब भी आपका आंसर जाएगा आईओसी, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्लियर? तो यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके वो यही है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये कब बनी थी, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और किसके जो एफर्ट्स हैं वो लगे हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इतना क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हो ये पुरानी कुछ फोटोज हैं। आगे जाके जब न्यू बन जाएगा तो फिर आप उसकी फोटोज भी देख लोगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि मोटो क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हर बार जब कोई गेम्स होते हैं, देखिए ओलंपिक गेम्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, उसका एक रीजन है। अगर हम बात करें, कभी आपने एशियन गेम्स का नाम सुना होगा, कभी आपने नाम सुनते हो आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, कभी कोई गेम्स हो रहे हैं, कभी कोई गेम्स हो रहे हैं। लेकिन अगर एशियन गेम्स की बात करी जाए तो सिर्फ जो कंट्रीज हैं वो एशिया के अलाउ होंगे। कॉमनवेल्थ की बात करें तो सिर्फ वही कंट्रीज अलाउ होंगे जो कॉमनवेल्थ नेशन के मेंबर्स हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं सिर्फ वही खेलेंगे। लेकिन ओलंपिक्स के साथ ऐसा नहीं है। ओलंपिक्स में लगभग जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके लगभग सारे के सारे देश खेलते हैं, और अगर सारे के सारे देश खेलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत ही ज्यादा
आप कह लीजिए कि कट्टर हो जाती है, यानी कि और ज्यादा कठिन हो जाती है। यही रीजन है कि ओलंपिक्स जो है गेम्स बहुत ज्यादा कठिन है। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ ही कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा हो गए। अब आप खुद सोचो कि मान के चलो कि यार 5 वैकेंसी निकली, अब 5 वैकेंसी में अगर एक बार 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहीं पे 5 के लिए अगर 1000 लोग आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा कठिन कौन सा हो गया? 1000 वाला। सिंपल सी बात है। तो जब ज्यादा कंट्रीज आ गए तो ऑब्वियस सी बात है वो गेम्स कठिन नहीं हो गए। और इतना ही नहीं, ओलंपिक के लिए यार पार्टिसिपेट करना तो चलो अच्छी बात है, लेकिन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कई सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो इवन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आगे रिप्रेजेंट करना तो दूर की बात हो जाती है। तो ये बहुत ही इसलिए इंपॉर्टेंट है गेम्स आपके लिए, और इसीलिए हर गेम्स का एक मोटो भी दिया जाता है, हर गेम का एक अपना आप कह लीजिए क्या कहते हैं उसको, मैस्कॉट भी होता है ना। तो मोटो की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका मोटो है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इनके मतलब हैं अपने अपने। सिटियस का मतलब है फास्टर, यानी कि जो काफी ज्यादा एजिलिटी की बात हो रही है ना, काफी ज्यादा चुस्त होने चाहिए खिलाड़ी। हायर, हायर का मतलब ये है कि अपने देश के नाम को रोशन करना है, बहुत ऐसे प्रदर्शन करना है कि बहुत ज्यादा हायर हो वो, यानी कि एक बहुत ही लेवल पे जाके वो प्रदर्शन हो, इतनी ज्यादा आप कह लीजिए कि तन्मयता के साथ लगना है। और स्ट्रॉन्गर का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा चुस्ती चाहिए, बहुत ज्यादा फुर्ती चाहिए, और बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए कि एक डेडिकेशन के साथ आपको खेलना है, और मेहनत तो चाहिए चाहिए, सारी की सारी चीजें होंगी, और तभी आप ओलंपिक के गेम्स में एक नाम जो आप बनाना चाहते हैं अपना भी और अपने देश का भी, वो चीज हो पाएगी। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो मोटो, ये मोटो में 3 जो ध्येय वाक्य हैं ये आपको समझने हैं कि फास्टर किसका मतलब होता है सिटियस का, हायर किसका मतलब है अल्टियस का, और स्ट्रॉन्गर मतलब होता है फोर्टियस का। और ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार ये कौन से ओलंपिक गेम्स में ओलंपिक का ये ध्येय जो वाक्य है या फिर ये जो मोटो है उसको लॉन्च करा गया, तो आपका आंसर होगा 1924 के पेरिस ओलंपिक्स। समझ में आया? यानी कि 19 अगर 1896 से ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए हैं, तो 1896 से लेकर आगे 1924 तक इस बीच में ओलंपिक तो होते थे, लेकिन कहीं पर भी ओलंपिक्स का कोई मोटो नहीं दिया गया था। लेकिन 1924 में पेरिस ओलंपिक्स में सबसे पहली बार क्या कर दिया गया, ओलंपिक्स का एक मोटो डिसाइड कर दिया गया। और आज इतिहास तक अगर हम बात करें, आज डेट तक अगर हम बात करें, तो यही मोटो चला आ रहा है। समझ में आया? और अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से इनका मतलब होता है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस का। ये क्लियर हुआ आपको? तो ये कौन सी लैंग्वेज में, लैटिन या ग्रीक? जी जी, ये ग्रीक लैंग्वेज में दोस्त। ठीक है, लेकिन हाँ ओलंपिक के कुछ जो टर्म्स हैं गेम्स के, वो आपको लैटिन में भी मिलेंगे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। वैसे ग्रीस लैंग्वेज। ठीक है, आगे देखिए, ओलंपिक फ्लैग की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात हो रही है? ओलंपिक फ्लैग। जिस तरह से आपने देखा कि मोटो जो है यार वो पहली बार आया, इसी तरह से ये जो आपने छल्ले देखे थे ओलंपिक गेम्स के, ये जो छल्ले हैं, रिंग्स हैं, ये भी चलो ये तो काफी पहले से थे। लेकिन अगर हम फ्लैग की बात करें तो एक फ्लैग जो बना ओलंपिक्स का वो 1896 में नहीं था। ठीक है, लोकल एक फ्लैग को हम यूज करते थे। लेकिन जब 1920 के बेल्जियम में, ठीक है, जो एंटवर्प में गेम्स हुए बेल्जियम के, वहां पर 1920 में सबसे पहली बार ओलंपिक गेम्स में एक फ्लैग को यूज करना शुरू करा गया। और इसका कैसा है ये फ्लैग, अगर मैं बात करूं तो व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये 5 छल्ले आपको दिखेंगे, यही आपका क्या है, फ्लैग है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये जो आप फ्लैग देख रहे हो ये ओलंपिक का इस समय फ्लैग है। ठीक है, जिसमें ये पांचों के पांचों जो आपको रिंग्स दिख रहे हैं, ये टोटल कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं, जो कि मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में समझाया। क्लियर? यस सर। चलिए, तो जब आपने ये चीजें समझी कि चलो ये सब बातें होती हैं, तो इसके बाद ओलंपिक सिंबल्स जो हैं उनकी बात हो रही है कि ये जो ओलंपिक फ्लैग है इसमें क्या है। तो ओलंपिक फ्लैग में यही ओलंपिक के जो सिंबल्स होंगे वो 5 वो बने होंगे, प्लस इसका जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा, वो व्हाइट होगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहली बार कब शुरू हुआ फ्लैग होस्टिंग कब शुरू हुई है, तो बेल्जियम में 1920 के जो एंटवर्प के गेम्स हुए थे वहां पर। बेल्जियम की एक सिटी है एंटवर्प। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। ठीक है, चलिए, तो ये देखने के बाद अब कुछ ऐसे इतिहास के पन्ने आपके सामने खुलने जा रहे हैं जहां पर ओलंपिक के इतिहास में शायद कोई कभी ना उनका जिक्र करना सुनना चाहेगा। इस तरह के जिक्र अगर ना ही हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं तो आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हो गया, तो 1916 के जो ओलंपिक्स थे इसलिए वो नहीं खेले गए।
ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो 1939 के बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, 1945 तक चलेगा, इसलिए 1940 और 1944 के जो गेम्स होने थे वो भी इवन नहीं हुए। तो यानी कि ओलंपिक के इतिहास में 3 ऐसे पन्ने हैं जो बहुत ही दुख देते हैं लोगों को, वो है 1916 के, 1940 के और 1944 के ओलंपिक गेम्स, जो ये वर्ल्ड वॉर, जो 2 वर्ल्ड वॉर थे उनके चलते नहीं हो पाए। और इवन अगर देखो तो 2020 का जो होना था एक तरह से वो भी एक वर्ल्ड वॉर के चलते ही टल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए, तो मुझे लगता नहीं है कि आगे जाके जल्दी इसका कुछ इलाज होने भी वाला है। खैर कोई नहीं, कैंसिल नहीं हुए हैं, मतलब रद्द नहीं हुए, सिर्फ पोस्टपोन करे गए हैं, वो भी 1 साल के लिए। तो देखिए क्या होता है, इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन रहेगा, इंडिया कितने मेडल्स लेके आता है, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। तो द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि जिसमें सबसे पहली बार किसी फीमेल एथलीट ने अगर पार्टिसिपेट करा है, देखिए जब हमने बात करें हैं 1896 के ओलंपिक्स में, तो इन ओलंपिक्स में सिर्फ और सिर्फ मेल कंट्रीज थे, सॉरी मेल मेंबर्स थे, उन्होंने ही ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। लेकिन 4 सालों के बाद जो अगले ओलंपिक्स खेले गए, जो कि पेरिस में खेले गए, ठीक है, और जो पेरिस में सबसे पहली बार खेले गए थे, इवन अगर आप बात करो अब जो नेक्स्ट खेले जाएंगे वो कब खेले जाएंगे पेरिस में, जो 2024 के ओलंपिक्स होंगे वो पेरिस में खेले जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पेरिस चौथा कंट्री बन जाएगा, मतलब पेरिस जो है वो दूसरा कंट्री बन जाएगा जो फिर से चार बार जो है अपने यहाँ पे गेम्स को कंडक्ट कराएगा, ठीक है, लॉस एंजलिस के बाद। तो ये चीजें आपको समझनी है, आगे चल के आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो 1900 के जो गेम्स हुए थे पेरिस ओलंपिक गेम्स, वहां पर सबसे पहली बार फीमेल जो एथलीट थी उन्होंने पार्टिसिपेट करा। और अगर कोई आपसे पूछे कि वो फीमेल एथलीट उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था, देखिए, ये हेलेन डी पोर्टेलिस, ठीक है, ये नाम जो आप देख रहे हो हेलेन डी, ये टी नहीं है, ये एल है, इसको एल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये थोड़ी अजीब सी लैंग्वेज होती है, इसको समझ लें आप। तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो हेलेन डी पोर्टेलिस, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति हैं या फिर ये वो महिला हैं जिन्होंने स्विट्जरलैंड में सबसे पहली बार क्या करा है, पार्टिसिपेट करा है, और उसके बाद फर्स्ट ये फीमेल भी बन गई हैं जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। देखिए फीमेल एथलीट की जब बात हो रही है तो आपके 1900 गेम्स में सबसे पहली बार आ गई है ना, लेकिन जब आप बात करोगे कि फीमेल जो है फर्स्ट जिसने कभी कोई मेडल जीता है, देखो यहाँ पे पार्टिसिपेट तो करा बट कोई मेडल नहीं आया इनके हाथ में, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेडल भी जीता, स्विट्जरलैंड से हैं ये आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने गोल्ड भी जीता, इवन ये भी आप ध्यान रखो कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता सबसे पहली बार पार्टिसिपेट करके, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुए सब लोगों को? खैर ये क्वेश्चन आपसे मेरे को नहीं लगता कि पूछा जाना चाहिए, ज्यादा कठिन हो जाएगा नहीं तो। चलिए आगे बढ़ सकते हैं ना, कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए ओके, अब हमने बात करी थी ओलंपिक के फ्लेम की, जो ये ओलंपिक की आपने मशाल या फिर ये टॉर्च आपने देखी थी ओलंपिक की, तो 1896 से गेम शुरू होते हैं, समझ में आता है, लेकिन उसके बाद भी 32 साल लग गए, 32 सालों तक ओलंपिक गेम्स में कोई भी मशाल नहीं यूज होती थी, कोई भी टॉर्च बियरिंग नहीं होती थी ओलंपिक गेम्स में। लेकिन फाइनली 1928 में जो एम्स्टर्डम गेम्स हुए ओलंपिक्स में, जहां पर एम्स्टर्डम में खेले गए, एम्स्टर्डम आपको कहां पे मिलेगा बताइए? न्यूजीलैंड के एम्स्टर्डम में। तो वहां पर क्या हुआ, सबसे पहली बार, ठीक है, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम इज नीदरलैंड, अच्छा हाँ सॉरी, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड में तो ऑकलैंड है, वेलिंगटन है, ये सब चीजें है ना, एम्स्टर्डम आपका नीदरलैंड की कैपिटल है, ठीक है। चलिए तो नीदरलैंड में खेले गए, ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है, क्लियर हो गया। और 1928 में ही सबसे पहली बार यहाँ पे टॉर्च बियरिंग हुई, यानी कि फ्लेम का यूज हुआ, क्लियर है। चलिए तो जब ये चीजें आपको क्लियर हुई, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। क्या हुआ? चलिए तो आगे चल के ये कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको देखने हैं, ठीक है। जैसे लंदन है, 3 बार जो है वो अपने यहाँ पे ओलंपिक गेम्स करवा चुका है, ठीक है। इसके बाद पेरिस हो जाएगा दूसरा कंट्री जो कि अपने यहाँ कराएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद लॉस एंजलिस हो जाएगा जो कि 2028 में जब करेगा तो अपने यहाँ पे कराने वाला तीसरा कंट्री हो जाएगा। बाकी जो आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे पेरिस में अभी तक 2 बार हो चुके हैं, तीसरी बार जब होगा तो 2024 में तीसरी बार हो जाएगा। लॉस एंजलिस की बात करें, अमेरिका का लॉस एंजलिस, यहाँ पर भी 2 बार हो चुके हैं, जब 2028 में कराएगा तो फिर यहाँ पर तीसरी बार हो जाएगा। और लंदन अभी तक पहला ऐसा सिटी बन चुका है जहां पर ओलंपिक्स 3 बार हो चुके हैं।
अभी जो 2012 के हुए थे, उससे पहले जो 1948 के हुए थे और उससे पहले जो 1908 के हुए थे, ये 3 हो चुके हैं। यानी कि अभी तक लंदन जो है वो टॉप पे चल रहा है, क्योंकि अपने यहाँ पे 3 बार करा चुका है, लेकिन पेरिस और लॉस एंजलिस क्योंकि अभी तक 2-2 बार कराए हैं, और 2024 और 28 में ये भी अपने आप क्या कर लेंगे इस रैंक में, यानी कि 3 जो नंबर है उसमें आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे सर इंडिया ने भी करवाया, मतलब ये भाई ओलंपिक इतना सौभाग्य अभी तक नहीं मिला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि बोला जाता है कि कराने चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, तो क्या बता रहे थे हम लोग कि ये तो चलो सिटी हो गए, लेकिन अगर हम कंट्री की बात करें कि कोई ऐसा कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा बार हुए, तो वो कंट्री का नाम है यूएसए। यानी कि अमेरिका में अभी तक सबसे ज्यादा बार जो है ओलंपिक गेम्स खेले गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कितनी बार खेले गए हैं, तो देखिए लॉस एंजलिस में खेले गए 2 बार, क्योंकि अमेरिका में ही जगह है ना, लॉस एंजलिस सिटी वहीं मिलेगी आपको। उसके बाद फिर खेले गए हैं सेंट लुइस में 1 बार, और अटलांटा जो हुए थे 1996 के गेम्स, जहां पर मैं आपको बताऊंगा 1996 अटलांटा काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से भारत का जो एक कह लीजिए अच्छा टाइम था, गोल्डन जो टाइम था, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर बुरे हाल जो है भारत के वो शुरू हो जाएंगे अटलांटा ओलंपिक्स के बाद से। बट कोई नहीं, अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो फिलहाल अगर आप देखो तो ओलंपिक्स जो अमेरिका में है, तो अभी तक कितनी बार हो चुके हैं? 4 बार हो चुके हैं। ठीक है, 1932, 1984 लॉस एंजलिस 2 बार, सेंट लुइस की बात करी जाए तो 1904 के, और 1996 के जो हुए थे वो अटलांटा में हुए थे। तो ये तीनों की तीनों जो आप सिटी देख रहे हो, ये अमेरिका की हैं, इसलिए अमेरिका अभी तक टॉप पे है। टॉप पे ऐसा देश जिसने अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा बार ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराए। क्लियर ये स्लाइड भी? बोलिए। यस सर। ठीक, बोल दिया करिए, वरना मुझे लगता है कि कुछ पहले मैं बात करना चाहूंगा इनसे। तो प्लीज बात करें श्वेता जी, क्लास में है श्वेता? श्वेता जी आप क्लास में हैं? इनके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, 4थी बार मैंने इनको अलाउ करा है अभी, क्योंकि इनका शायद कनेक्शन ना इस समय लॉस्ट हो गया होगा। चलो कोई नहीं। सर जी, बहुत ज्यादा इशू हो रहा है इसका। बहुत ज्यादा इशू हो रहा है ना, वही, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 4 बार अलाउ कर चुका हूँ, तो वही मैंने कहा एक बार आपसे पूछ लूं। मैम क्या कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी ठीक होती हो? मैम सर एक्चुअली मैंने प्लान लिया हुआ है, पर आज नेटवर्क में ही पीछे से इशू है, 1-2 दिन से ज्यादा इशू हो रहा है, तो कंप्लेन की हुई है अभी। देखो चलिए, आपको कुछ छूटा तो नहीं है ना अभी तक? सर काफी स्लाइड्स छूट चुकी काफी हैं। स्लाइड चली गई, यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर फ्री है, पहले ही बोल दिया गया, तो जाएगा यूट्यूब पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने यहाँ पर ये बातें देख ली, तो कुछ और चीजें समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ओलंपिक के जो तथ्य थे वो तो आपने देखे, लेकिन अब भाई अपने देश के बारे में भी तो थोड़ा सा सोच लें, समझ लें इसको कि भारत कब पार्टिसिपेट करता है। देखिए 1896 के जो ओलंपिक गेम्स खेले गए एथेंस के अंदर, वहां पे इंडिया ने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करा, मतलब पहले ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करा। लेकिन उसके बाद जैसे ही दूसरा ओलंपिक हुआ, तो 1900 में जो कि पेरिस में खेले गए थे दूसरे ओलंपिक्स, वहां पे इंडिया ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट करा। यानी कि 1896 में ग्रीस वाले में नहीं करता इंडिया, लेकिन 1900 में इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करता है। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर भी कहानी जो है वो ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती, यहाँ पर भी ट्विस्ट है। जब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक व्यक्ति गए और उन्होंने बोला कि मुझे जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है, आप प्लीज मुझे अलाउ कीजिए और मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। सरकार कहती है घुस लो यहाँ से, हमें मतलब नहीं तुमसे। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आप वहां पर जाएं, या आप अगर जाना चाहते हैं तो आप अपने पैसों पे जाएं या अपने एफर्ट्स पे जाएं, हमें मतलब नहीं। और ये जो व्यक्ति थे ये एंग्लो इंडियन थे, जैसे आपने सुना होगा कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वहां पर भी कुछ एंग्लो इंडियंस की जो है वो प्रावधान करा गया है। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जब वो राज्यसभा में अगर नॉमिनेट करेंगे तो कितने एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं? सर लोकसभा में लोकसभा में 2 कर सकते हैं, और राज्यसभा में सर राज्यसभा में देखो विधानसभा में गवर्नर 1 को कर सकता है, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, लोकसभा में जो राष्ट्रपति है वो 2 को कर सकता है, और अगर आप बात करो राज्यसभा में तो यहाँ पर भी 1 का क्राइटेरिया है, लेकिन ये रिटन में नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें।
ठीक है, रिटर्न में क्या क्या है कि 2 आएंगे लोकसभा के अंदर और 1 राज्यपाल कर सकता है हर एक स्टेट में। समझ में आया? ये कुछ चीजें होती हैं। तो अगर ये प्रावधान है तो इन्हीं को एंग्लो इंडियंस बोला जाता है। एंग्लो इंडियंस का मतलब ये है कि जिनके फोर फादर कभी भारत के नागरिक रहे हों, उनको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। भले ये जो व्यक्ति हैं आज किसी और जगह इनका बर्थ कहीं और हुआ, उससे मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन इनके फोर फादर जो हैं, इनके एंसेस्टर्स जो हैं, वो भारत के नागरिक जरूर रहे हैं। तो ये एंग्लो इंडियंस का मतलब होता है। तो ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड। तो नॉर्मन प्रिचर्ड जो हैं, ये सबसे पहली बार भारत की तरफ से गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान ये रखनी है कि इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट तो करा, लेकिन इंडिया ने इनको रिप्रेजेंट नहीं करा। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की तरफ से सबसे पहली बार अगर कोई व्यक्ति गया है जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा है, तो भारत नॉर्मन प्रिचर्ड को नहीं बोलता। किसको बोलता, वो भी हम आगे चल के बात करेंगे उसके ऊपर कि वो कौन व्यक्ति थे, है ना। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मन प्रिचर्ड की, तो इन्होंने अपने आप को इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ, ठीक है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करवाया। और मजे की बात देखिए, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करवाया और मेडल भी जीत गए। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको समझनी होगी कि नॉर्मन प्रिचर्ड जो है वो पहले ऐसे व्यक्ति थे भारत की तरफ से जिन्होंने 1900 के ओलंपिक गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करा। लेकिन अगर आप आज आईओसी की वेबसाइट पे जाओ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसान में है, अगर आप यहाँ पर जाओ और इनकी वेबसाइट पे चेक करो, तो ये नॉर्मन प्रिचर्ड के ये जो 2 मेडल जीते गए थे, सिल्वर मेडल, इन दोनों को ये इंडिया के पास ही रखते हैं, यानी कि इंडिया का नाम वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ओलंपिक कमेटी मानती है कि भैया ये दोनों मेडल इंडिया के हैं, लेकिन इंडिया जो है इस बात को, क्योंकि इंडिया ने इनको नहीं भेजा था, तो इसलिए इंडिया यहाँ पर नहीं होता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? बोलिए। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। So the seeds for the creation of an organization for coordinating the Olympic movement in India was related to India's participation in 1920 and 1924. 1920 के ओलंपिक्स तक भी अगर आप देखो तो आज लगभग अगर बात करी जाए तो 1920 तक 24 साल हो चुके थे ओलंपिक गेम्स को होते होते। हर 4-4 साल में ओलंपिक हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बस एक चीज अगर आपको ध्यान हो तो 1916 के जो ओलंपिक्स हैं वो यहाँ पर नहीं खेले गए थे ना। तो टोटल जितने भी ओलंपिक्स खेले गए, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि भारत अभी तक किसी भी तरह से कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा था। मतलब कर तो रहा था, देखो 1900 में शुरू तो हुआ एक तरह से, लेकिन 1920 तक भारत ने बहुत हल्के में लिया ओलंपिक गेम्स को। क्या ये क्या बला है, क्यों करना है ओलंपिक्स, क्यों पार्टिसिपेट करना है, क्या पड़ी है कि नहीं। लेकिन उसके बाद फाइनली एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है सर दोराबजी टाटा, ठीक है। ये वो व्यक्ति हैं जिनको श्रेय जाता है भारत में ओलंपिक्स की जो कमेटी है उसको बनवाने का। इवन अगर भारत में ओलंपिक गेम्स अगर पॉपुलर हुए हैं तो किसकी वजह से, सर दोराबजी टाटा की वजह से। समझ में आ रहा है? और ये वो व्यक्ति हैं जिनको आगे चल के जो ओलंपिक स्पोर्ट कमेटी है इंडिया की, उसके हेड के फॉर्म में भी उनको बना दिया गया था, ठीक है। ये हेड भी रहे हैं ओलंपिक कमेटी, जो भारत की ओलंपिक कमेटी है उसके एक टाइम पे, क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स करे हैं इंडिया को ओलंपिक गेम्स में लेकर जाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप बस नाम ध्यान रख लीजिए, बाकी आपको कुछ और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया जब थोड़ा सा एक्टिवेटेड हुआ है तो वो 1924 के ओलंपिक गेम्स के बाद हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमने बात करी थी नॉर्मन प्रिचर्ड की, जो कि एंग्लो इंडियन है, तो एक बार जरा इनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एज अ कंट्री की तरफ से ये नहीं गए थे, इन्होंने अपना इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेशन है वो करा था, या फिर इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने करा था, तो इसलिए भारत देश नहीं माना जाता यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करो तो ये दोनों के दोनों जो सिल्वर मेडल इन्होंने एथलेटिक्स में जीते, वो दोनों के दोनों आईओसी काउंट करती है किसके लिए, भारत के लिए। और ये वो व्यक्ति हैं नॉर्मन प्रिचर्ड, जो कि पेरिस गए हुए थे यार हॉलीडे मनाने, ठीक है। ये पेरिस में हॉलीडे मना रहे थे और वहीं पे इन्होंने 1900 के ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना कि पेरिस में हो रहे हैं, और इन्होंने जाके वहां पे पार्टिसिपेट कर दिया। समझ में आ रहा है? बोलिए। यस सर। यस सर। ये कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, हिंदी में भी लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जब अगर बात करें 1920 के गेम्स तक, तो तब तक भारत जो है वो ज्यादा सक्रिय नहीं था, ठीक है, ओलंपिक गेम्स के अंदर। लेकिन उसके बाद अगर देखो तो सर जो दोराबजी टाटा हैं, ठीक है, ये हो गया, और उसके अलावा डॉक्टर एजी जो न्यूरन है, इनकी हेल्प से
जो इंडियन जो ओलंपिक कमेटी है उसकी स्थापना करी गई, और आज जो इंडियन कमेटी है जो कि ओलंपिक्स के लिए बहुत ज्यादा एक तरह से सक्रिय हो चुकी है, बिकॉज अब ये रहता है कि यार मतलब नहीं है कि इंडिया की तरफ से 5 लोग जा रहे हैं या 6 लोग जा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जरूर क्या है कहते हैं कि यार 2 मेडल या 3 मेडल जो गोल्ड के हैं वो पक्के होने चाहिए। मतलब आज जो है गोल्ड के नाम पे हम बात करते हैं या ब्रॉन्ज के नाम पे हम बात करते हैं, वो सब चीजें रहती हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कंट्री की प्राइड की तो बात होती है ऑफ कोर्स, लेकिन ठीक है, लेकिन बात वहां पर आके थोड़ी सी खराब हो जाती है जब एक कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स चलने लगती है कि भाई अगर अमीर व्यक्ति है तो उसके बेटे को ही चीजें मिलेंगी। अब आप देख लीजिए गौतम गंभीर साहब, भले इनका ओलंपिक गेम्स से कोई मतलब नहीं है, भले क्रिकेट ओलंपिक गेम्स में नहीं आता, लेकिन फिर भी अब आप देखिए गौतम गंभीर साहब कितने करोड़पति व्यक्ति हैं और इनको देखो सांसद बना दिया गया। मतलब अब एक क्रिकेटर जो है वो आपके भाग्य का निर्धारण करेंगे। एक वो भाई साहब जो है गवैया जी, क्या नाम उनका, मनीष जी, मनीष नाम है ना, दिल्ली के, कौन थे वो, मनीष नहीं, वो भोजपुरी वाले, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, हाँ मनोज तिवारी। अब आप बताइए गाना गाने वाले भारत के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। मतलब एक जो पॉलिटिक्स का जो एक राजनीति का स्तर है वो इतना ज्यादा निम्न हो चुका है, इतना नीचे आ चुका है कि बताया नहीं जा सकता कि क्या आगे होने वाला है। पढ़े लिखे अगर लोग आगे चल के देश को लेके जाएंगे तो समझ में भी आता है। खैर कोई नहीं, चलिए ये कुछ ऐसे विषय हैं कि अगर आप कभी पब्लिक में बात कर देते तो पता नहीं किसकी भावनाएं कब आहत हो जाएं तो समझ नहीं आता, उसके बाद आपका घर पहुंचना ही मुश्किल हो जाए। चलिए तो डॉक्टर एजी नहरन की बात करें और दोराबजी टाटा की बात करें तो इन्होंने मिलके ओलंपिक्स को भारत में और आगे प्रमोट करा, और एक टाइम ऐसा आया, क्या हुआ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, हो रही है Yes, sir. क्या नाम है आपका, हो रही है हो रही है ना, कनेक्टिविटी आपके यहाँ से प्रॉब्लम होगी मैम, देख लीजिए स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है। चलिए तो ये एजी नहरन कौन थे, ये जो फिजिकल एजुकेशन थे, फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर है वाईएमसीए इंडिया के, ठीक है, वाईएमसीए का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, तो ये इसके डायरेक्टर है वाईएमसीए के डॉक्टर एजी। तो इन्होंने और दोराबजी टाटा ने मिलके ओलंपिक गेम्स को आगे बढ़ाया इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये चीजें हुई तो काफी जो है सक्रियता भारत की एकदम से बढ़ती है ओलंपिक गेम्स के अंदर, और फाइनली फिर जो है 1924 में आके, ठीक है 1924 की अगर हम बात करें तो जो इंडियन कमेटी है ओलंपिक्स के लिए उसको स्टैब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है, वो भी इनके एफर्ट्स के बाद। तो 1923-24 में बात रख दी गई थी कि यार एक ऐसा भारत में होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं भारत में गेम्स को प्रमोट करे, ठीक है, एक वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट करे, और इन दोनों व्यक्तियों के एफर्ट्स के बाद 1924 में ऐसा होता है, और फाइनली ठीक है एक कमेटी आपके सामने बन के आती है जिसको आप आज इंडियन ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। 8 athletes from these games were selected represent India at the 1924 Paris Summer Olympics। और इतना ही नहीं, इस कमेटी के एफर्ट्स के बाद बहुत सारे लोग देखे गए, कई सारे एथलीट्स को देखा गया, कई सारे प्लेयर्स को देखा गया, और फाइनली 8 एथलीट्स जो हैं वो चुने गए जिन्होंने 1924 के पेरिस ओलंपिक्स में, जो कि दूसरी बार पेरिस में कंडक्ट हुए गेम्स, वहां पर जाकर उन्होंने क्या करा, बोलिए, पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और इसके जो मैनेजर थे वो हैरी साहब थे। खैर इतनी चीजें मैनेजर तक नहीं जाएगा, बस आप ये ध्यान रखो कि 1924 में कमेटी बन गई, उसके बाद पार्टिसिपेशन जो शुरू हो गया, कितने गए कितने नहीं गए वो भी आपका कंसर्न नहीं है। मतलब ये ग्रीन वाली लाइन आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, so this gave impetus to the development and institutionalization of sports in India। मेरी एकदम से स्क्रीन चली गई, पता है, हाँ जी। तो इंडिया की अगर बात करी जाए तो ये जो स्पोर्ट्स का एक इंस्टीट्यूशन जो आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं बनता है, और फाइनली जो इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है जिसको आप आज IOA के नाम से जानते हो, 1927 में इसको फाइनली इसको ऑफिशियल तौर पे इसकी नींव डाल दी गई। देखिए 1923-24 में एफर्ट्स करे गए, 1924 में एक टेम्परेरी संस्था बनी इंडियन ओलंपिक कमेटी की, जिसने क्या करा 1924 के पेरिस ओलंपिक्स में कुछ लोगों को भेजा, कुछ प्लेयर्स को भेजा, लेकिन अभी भी ये टेम्परेरी है संस्था। और फाइनली जाके 1927 में एक ऑफिशियल तौर पे एक जो परमानेंट आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो एक इंस्टीट्यूशन था एक परमानेंट, उसको बना दिया गया। और फिर जो सर दोराबजी टाटा हैं, इन्हीं को क्या बना दिया गया, सबसे पहला प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। और जो एजी नहरन थे उनको इस कमेटी का सबसे पहला सेक्रेटरी बना दिया गया। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ठीक है, उसके सबसे पहले हेड कौन थे, यानी कि सेक्रेटरी कौन थे, और सबसे पहले इसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो प्रेसिडेंट की बात आएगी तो आप बोलोगे सर दोराबजी टाटा, लेकिन अगर आप सेक्रेटरी की बात करोगे तो ये वही है जो कि स्पेशल एजुकेशन के क्या थे, वाईसीएमए के चेयरमैन थे, ठीक है, हेड थे एजी नहरन। क्लियर? हेलो, यस सर।
हर देश के जो गेम्स होते हैं अगर उनको आगे चल के रिकॉग्नाइज करना है तो उस देश में एक कमेटी होती है, जैसे कि आपकी कमेटी जो है उसका नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और हर एक कमेटी को जो रिकॉग्नाइज करेगा वो एक जो वर्ल्ड लेवल पे कमेटी है वो करेगी। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसने 1927 में रिकॉग्नाइज कर दिया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कि हाँ भाई ये भी जो है अपने जो प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट गेम्स में अपने यहाँ से भेज सकते हैं। यानी कि 1927 में पहली बार आपको ऑफिशियल ठप्पा मिल चुका है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से कि अब आप अपनी तरफ से जो भी आप प्लेयर्स भेजना चाहते हैं, जो भी एथलीट्स हैं या जो भी जिस भी गेम में कोई अगर प्लेयर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उनको भेज सकते हैं। ठीक, ये देख लीजिए सर दोराब जी टाटा, इनके बहुत बड़े एफर्ट्स रहे और इन्हीं को सबसे पहले प्रेसिडेंट बना दिया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। सब कुछ हिंदी में आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। देखिए, अगर बात करी जाए तो इंडिया ने सबसे पहली बार अगर पार्टिसिपेट करा, अगर हम देखें तो 1900 में करा। ठीक है, आप जानते हो 1900 में नॉर्मन पिचर्ड जो थे वो गए, हालांकि इसमें इंडिया का नाम नहीं है, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए, जो कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर कोई पूछे कि इंडिया ने सबसे पहली बार मेडल कब जीता, तो क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसे हमारे फेवर में ही करती है, मतलब हमारे देश में ही ये दोनों मेडल सिल्वर देती है, तो आप अपना आंसर हमेशा क्या बोलोगे कि सबसे पहली बार जो इंडिया ने जो मेडल जीता है वो गोल्ड जीता है, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज? वो सिल्वर जीता है। वो भी कितने सिल्वर जीते हैं? एक साथ दो। मतलब देखिए, छुट्टियां मनाने पेरिस में गए हुए हैं, लगे हाथ 1900 में इनको पेरिस के ओलंपिक्स वहां पे मिलते हैं और ये जाके वहां पार्टिसिपेट करते हैं, और मजे की बात देखिए दो सिल्वर जो है वो भारत के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, और ये कौन से गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट करा? तो एथलेटिक्स। ठीक है, ये एथलीट थे। इसके अलावा अगर आप आगे चलते हो तो सबसे पहली बार, ठीक है, समर ओलंपिक गेम्स अगर खेले गए हैं 1920 में, मतलब जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट करा है। अगर देखो, सिंपल सी चीज यहाँ पर आपको समझनी है कि 1900 में इंडिया ने अपना रिप्रेजेंटेटर तो भेज दिया, एक तरह से खुद नहीं भेजा, वो रिप्रेजेंटेटर खुद अपने मन से चला गया, समझ में आता है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि सबसे पहली बार भारत की तरफ से कब ओलंपिक्स में लोग आए हैं, तो याद रखेंगे 1920 में आए हैं। यानी कि 24 साल हो गए, 24 साल तक इंडिया ने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं करा, और फाइनली 1920 में जाके इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ओलंपिक में वो जाती हैं, और 1920 में समर ओलंपिक्स जो हुए थे वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये सारे के सारे जो ओलंपिक्स हैं, कौन कहाँ खेला गया, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट आएगी भी आपके सामने, आप आराम से देखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि विंटर ओलंपिक गेम्स भी तो होते हैं, देखो ओलंपिक गेम्स जो है वो 4 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये समझो जो मेजर कैटेगरी है वो समर और विंटर की है, लेकिन इसमें भी एक कैटेगरी और बन जाती है। देखो, एक तो नॉर्मल जो लोग खेलते हैं, है ना, सारे के सारे प्लेयर्स, लेकिन एक ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं पैरा ओलंपिक्स। तो पैरा समर ओलंपिक्स, पैरा विंटर ओलंपिक्स, ये भी होते हैं। ये पैरा ओलंपिक्स में कौन खेलेंगे? ये वो लोग खेलते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ डिसेबल्ड होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। लेकिन हम उनसे कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है, हम देखने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ समर ओलंपिक गेम्स को बस। इवन विंटर ओलंपिक्स भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि देखिए, पहली बात तो विंटर ओलंपिक्स भारत में इतने ज्यादा फेमस नहीं है, और अगर भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस गई हैं तो आज तक, मतलब आज तक के इतिहास में विंटर ओलंपिक्स में इंडिया ने इवन सिंगल मेडल नहीं जीता। ब्रॉन्ज तो छोड़ ही दो, सिंगल मेडल नहीं जीता। गोल्ड की तो बात ही क्या करनी थी। तो विंटर ओलंपिक्स इसलिए आपके यहाँ फेमस ही नहीं है, समझ रहे हैं? और विंटर ओलंपिक्स के नाम भी यार बड़े अजीब अजीब होते हैं, इसके गेम्स के बड़े अजीब अजीब नाम है। आइस स्केटिंग वगैरह पे जो आइस पैड है उस पे गेम्स खेले जाते हैं, बड़े अजीब अजीब, बहुत क्या बोले, डिफरेंट जब डिसेबल वाले ना, वो बता देना है मेरे को भी थोड़ा बहुत। क्या जब आप बोल रहे डिसेबल वाले होते हैं, पैरा वाले, पैरा ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, इसमें जो है ना, ये पूरे समर ओलंपिक के गेम्स हैं, तो वो समर वाला ही हमने आपके इंक्लूड पास करा। हो तो बता देना एक बार, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बस ये पूछ लेगा कि नेक्स्ट जो अगर पैरा ओलंपिक गेम्स होने हैं तो उनका वेन्यू क्या होता है। यूजुअली वही होता है जो समर ओलंपिक्स का वेन्यू होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करते कि पैरा ओलंपिक्स कहीं करा रहे हैं और समर ओलंपिक्स कहीं करा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, सेम जगह वेन्यू में ही कराते हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ पूछते हैं। कभी याद है किसने कौन सा मेडल लिया, किसने लिया, किस खेल में लिया? देखो, तो जब ओलंपिक्स चल रहे होते हैं, है ना, आसपास है, और उसके आसपास कोई अगर एग्जाम आ गया तो फिर तो चांस है, फिर तो ये भी पूछ लेंगे कि अगर गगन नारंग ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, तो अगर जीता है तो कितने मीटर पिस्टल में जीता है, फिर तो आपसे ये भी पूछ लेंगे। वरना अगर ओलंपिक गेम्स पास में नहीं है तो फिर वो बस ये पूछ लेंगे कि शूटिंग में गगन नारंग जो है वो कौन सा गेम खेलते हैं, बस वो ये पूछ के छोड़ देगा आपको। अब पास भी है सर, हाँ मतलब कर सकते हो। फिलहाल तो इसी को कंप्लीट कर लें, इतनी मेहनत तो इसी में लग गई है भाई साहब, इतना तो डाटा कलेक्ट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इंडिया हैज आल्सो कंप्लीटेड इन एट सेवरल, आप कह लीजिए कंप्लीटेड एट सेवरल विंटर ओलंपिक गेम्स, लेकिन एक बार भी मेडल नहीं मिला। तो 1964 से इंडिया पार्टिसिपेट करा विंटर ओलंपिक गेम्स में ही, लेकिन आज तक एक भी मेडल नहीं मिला। आगे बढ़िए। तो देखिए एक लिस्ट है आपके सामने जहाँ पे मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। जो 1896 के ओलंपिक्स हुए थे वो एथेंस में हुए थे, जहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मतलब इंडिया ने करा ही नहीं। 1900 के जो गेम्स खेले गए वो पेरिस में खेले गए, यहाँ पर भी इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 2 सिल्वर मेडल, क्योंकि भाई साहब गए और जाके छुट्टियां मनाने के बहाने 2 मेडल लेकर आ गए, तो इसको आईओसी इंडिया में ही देता है। ठीक है, तो 2 सिल्वर इन्होंने जीत लिए। नाम क्या था इनका? नॉर्मन प्रिचयार्ड। ठीक है। 1904 से लेके 1912 तक, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये पूरे अगर आप देख लें ये 12 साल, ठीक है, यहाँ पर पूरे, और इसके अलावा जो ऊपर हैं, तो ये पूरे के पूरे अगर आप देख लो तो एक तरह से इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। और अगर कर भी रहा है तो कब कर रहा है? जब 1920 के बेल्जियम के गेम्स हुए, बेल्जियम में जब ओलंपिक गेम्स खेले गए एंटवर्प में, वहां पे सबसे पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट करा। लेकिन खुशी की बात देखिए, एक भी मेडल नहीं है। मतलब 1924 के पेरिस ओलंपिक्स हो गए, वहां पर भी एक भी मेडल नहीं। ये तो कहिए कि भारतीय हॉकी टीम है, समझ में आ रहा है? आज आप, क्या हुआ, आवाज क्यों आ रही है? आवाज मत करो, देखो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा होता है, बहुत मन से पढ़ाता हूँ मैं चीजों को। हाँ देखो, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा। कब तक नहीं करा? 1896 से लेकर 1920 तक पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जाके 2 बार मेडल ले आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब जब पहली बार पार्टिसिपेट करा तो 1920 में करा, और 1920 में भी बेल्जियम जो ओलंपिक्स हुआ वहां पे पार्टिसिपेट करा, लेकिन एक भी खाता नहीं खुला, एक सिंगल मेडल भी हमारे पास नहीं आया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि भारत का नेशनल गेम क्या बोला जाता है? सर कोई नहीं है, वैसे हॉकी कहा जाता है, बट है नहीं ऑफिशियली। याद रखिएगा, ऑफिशियली की बात करें तो ना तो भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज है, ना तो भारत का कोई नेशनल गेम है, ना तो कोई भारत का नेशनल ये फ्रूट है आम बाम जो आप पढ़ लेते हो, ना तो कोई नेशनल मिठाई है, कुछ नहीं है ऐसा। ना ही फादर ऑफ नेशन है सर कोई। फादर ऑफ नेशन बस उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बोल दिया जाता है, पर ऐसा सर है नहीं, ऑफिशियली नहीं है। ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। ऑफिशियल बस 2006 में गंगा नदी बना दी गई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो अगर कोई आपसे पूछे भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, और अगर आप बोल दो हिंदी, तो समझ लेना गलत बोल रहे हो। हिंदी इज नॉट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हाँ जी, ये भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये चीज आप ध्यान रखिए, स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है, क्योंकि लगभग जो इंडिया का काम है वो हिंदी में होता है। तो आप ध्यान रखिए स्टेट्स का। अब जैसे नागालैंड वगैरह है, वहाँ पे इंग्लिश चलती है ना। बहुत सारे डिफरेंट हैं सिटीज, कंट्रीज और आपके स्टेट्स वगैरह। चलिए, ये आपको समझ में आ गया पूरा? यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? No, sir. आगे बढ़ सकते हैं ना? तो मेरा आपसे सवाल ये था कि अगर आज बोल दिया जाता है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो क्यों बोला जाता है? वैसे बोला तो जाना चाहिए क्रिकेट को, क्योंकि क्रिकेट इतना ज्यादा लोगों का पसंदीदा एक आपके लिए स्पोर्ट है कि हॉकी तो समझ में ही नहीं आता। अगर मैं बात करूं, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, अगर हॉकी के बारे में डिस्कस करेंगे तो हॉकी मुझे भी नहीं आती। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि हॉकी में कैसे गोल हो गया, कौन जीता, क्या पेनाल्टी है, कौन सा कार्ड दिया जाता है, क्या उसका मतलब होता है, मुझे नहीं पता। और शायद मुझे लगता है कि आप में से भी कोई शायद ही ऐसा हो जिसके पूरे के पूरे रूल्स क्लियर हो हॉकी के। मुझे नहीं लगता ऐसा शायद ही कोई हो। नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो भाई देखो, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अब उसका समझिए, ये इसलिए है, ये ट्रिब्यूट हॉकी को इसलिए दिया गया क्योंकि सिर्फ एक यही खेल है हॉकी जिसने ओलंपिक गेम्स में भारत की लाज रखी हुई है। समझ रहे हैं? भारत की अगर शान है था कोई ओलंपिक गेम्स में तो हॉकी की टीम थी। इवन इतना ही नहीं, आगे चल के जब मैं आपको हॉकी के बारे में कुछ चीजें बताता हूं तो समझिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 1920 तक जो चीजें थी वो बहुत ही खराब चली, इवन 1924 तक चीजें बहुत खराब चली। ठीक है, लेकिन फाइनली 1928 के एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में गेम्स खेले गए, और वहां से शुरुआत होती है भारतीय ओलंपिक गेम्स में। एक बहुत ही सुनहरे अवसर की, एक बहुत ही सुनहरे पल हैं वो शुरू होते हैं भारत के ओलंपिक के इतिहास में। और लगातार देखिए, लगातार इतने सारे ओलंपिक्स, यानी कि 1928 से लेके फाइनली 1956 तक, जब तक मेलबर्न में हो नहीं जाते ओलंपिक गेम्स, वहां तक भारत देखिए गोल्ड 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 और गोल्ड। मतलब सिल्वर ब्रॉन्ज तो हमें चाहिए नहीं था, हम सिर्फ गोल्ड जीतते थे, और ये सिर्फ होता था एक पर्टिकुलर टीम की वजह से। जो कौन सी टीम थी आपकी?
हॉकी हॉकी की टीम। यही रीजन है कि भारत को बोल दिया जाता है, मतलब हॉकी को बोल दिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, मेजर टोटल जो हमारे ध्यानचंद की वजह से होता था, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये भी है, देखो जब भी कोई टीम जीतती है तो सिर्फ कप्तान की वजह से नहीं जीतती, उसमें सारे लोग इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, वो चीज है। अगर मान के चलिए आज आपका सिलेक्शन हो गया, कल को अगर आप मेरा स्टैटिक जीके का पेड कोर्स पढ़ के आप बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मेरा श्रेय गया। भाई दिलीप सर भी आपको पढ़ा रहे हैं, इवन आपको बहुत सारे टीचर्स ने पहले भी पढ़ाया है, तो उनका पढ़ा हुआ भी तो आपके अंदर था। तो अगर आप सिर्फ मुझे श्रेय दे देंगे तो कहीं ना कहीं गलत है ना, तो वही चीज है। तो सिर्फ मेजर ध्यानचंद को श्रेय देना गलत है, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इन सभी ये जो 6 ओलंपिक्स आप देख रहे हो 1928 से लेकर 1956 के बीच में, सिर्फ एक ये ओलंपिक याद रखिएगा, हेलसिंकी वाला, जिसमें इंडिया ने एक गोल्ड तो जीता ही जीता है, साथ साथ में इंडिया को एक ब्रॉन्ज भी मिला है, और टोटल जो नंबर ऑफ मेडल्स हुए थे वो 2 हुए थे। ठीक है, ये आपको नहीं ध्यान रखना कि कौन सा क्या है, बस ये आप ध्यान रख लो कि ये लगातार जो 6 ओलंपिक्स आप देख रहे हो, यहाँ पे इंडियन जो हॉकी टीम है उसका बहुत ज्यादा दबदबा रहा, और ऐसा माना जाता है कि जब इंडियन हॉकी टीम मैदान में उतरती थी तो ऐसा बोला जाता था कि शेरों की टोली आ गई है, शेरों की टीम आ गई है, इनका सामना तो कर ही नहीं सकते कोई। समझ में आ रहा है। लेकिन फाइनली एक दुख का जो पल है वो आता है, और 1960 में इटली की राजधानी रोम में ओलंपिक्स होते हैं, और हमारे सामने हमारा सबसे बड़ा जो एक प्रतिद्वंदी आप कह लीजिए वो होते हैं, और पाकिस्तान से फाइनल में इंडिया हॉकी में हारता है, और इंडिया के पास एक भी गोल्ड नहीं आता। ठीक है, एक सिल्वर मेडल मिल जाता है, बस उसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, आप कह लीजिए खुश हो जाते हैं और खत्म हो जाती चीजें। तो याद रखिए, पाकिस्तान हमें 1960 के ओलंपिक्स जो गेम्स हुए इटली में, वहां पे हराता है, फाइनल में हराता है, इसलिए गोल्ड जाता है पाकिस्तान के पास और सिल्वर मिलता है हमें। ठीक है, तो एक हमें यहाँ पे मिला। तो ऐसा कहा जाता है कि 1960 से, जब भले ही पाकिस्तान ने हमें हरा दिया, लेकिन इंडियन टीम को बहुत बुरा लगा और इन्होंने चैन से ये बैठे नहीं हो, फिर जापान में टोक्यो में ओलंपिक्स खेले गए और फिर हॉकी में गोल्ड लेकर आए, फिर से गोल्ड मिला इनको। ठीक है, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह से ग्रहण लगा फिर से। ठीक है, हॉकी टीम में कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्लेयर्स है जिन्होंने संन्यास ले लिया, और जो इस समय पे कई सारे प्लेयर्स जो आए वो उतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे जितने वो लोग थे जिन्होंने लगातार 6 बार ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी को गोल्ड दिया, भारत को एक प्राइड दी, गोल्डन प्राइड दी भारत को। लेकिन वो शेर अब नहीं थे, और अब जो लोग आए उन्होंने भी ऑफ कोर्स कोशिश करी होगी, ऐसी बात नहीं है, भारत की प्राइड की जरूर इज्जत रखी होगी, लेकिन वो गेम्स में गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल नहीं ला पाए। सिर्फ मैक्सिको में और जो जर्मनी में जो ओलंपिक्स हुए वहां पे सिर्फ एक एक आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला, और उसी से आपको संतोष करना पड़ा। मॉन्ट्रियल की बात करें कनाडा की, तो वहां पर भी कुछ खास नहीं, एक भी मेडल हमें नहीं मिला अगर हम मॉन्ट्रियल की बात करें। लेकिन फाइनली फिर मॉस्को गेम्स होते हैं, और मॉस्को गेम्स में फिर से हमें एक गोल्ड मेडल मिलता है। ठीक है, और ये भी हमें हॉकी में ही मिला। ठीक है, 1980। लेकिन अब यहाँ से आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि 1924 से हमारा जो एक अच्छा पीरियड था, ठीक है, गोल्ड का जो हमारा पीरियड था वो 1924 से शुरू हुआ, और लगभग 1956 तक हम एकदम कह लीजिए कि नंबर 1 बादशाह थे हॉकी के, और हमारे सामने हॉकी की कोई दूसरी टीम टिक ही नहीं पाती थी। लेकिन इन 6 ओलंपिक्स के बाद फिर से कुछ ऐसे पीरियड आए जब अब हारे भी, हमने दोबारा से वापसी भी करी, और इतनी अच्छी वापसी करी कि हमने टोक्यो में फिर से गोल्ड जीत लिया। लेकिन उसके बाद फिर हमारा फिर गोल्ड जो है, सिल्वर जो है हमारे पास नहीं है, और फाइनली जो मॉस्को ओलंपिक्स हुए वहां पे हमने फिर से गोल्ड जीता। लेकिन 1924 से भले इंडियन हॉकी टीम दिख रही है आपको कि कुछ कर रही है, देश के लिए कुछ कर रही है, लेकिन आखिरी बार जो दिखी है वो 1980 में दिखी है, और 1980 में ऐसा माना जाता है कि 1980 के जो मॉस्को के गेम्स हो गए उसके बाद इंडियन हॉकी टीम को ऐसा ग्रहण लगा कि आज डेट तक, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2016 के रियो डी जेनेरियो ब्राजील के जो गेम्स है वो हो चुके हैं, एक भी मेडल जो है हॉकी में इंडिया को नहीं मिला आज तक। मतलब वो दिन गया और 1980 में जो ग्रहण लगा, आज तक वो ग्रहण हट नहीं पाया। समझ पा रहा है। तो एक भी मेडल हॉकी में हमें नहीं, मेडल्स मिले, शूटिंग में मिले, ठीक है, रेसलिंग में मिले, हाँ बहुत सारे मेडल्स हमको मिले, लेकिन हॉकी में नहीं। ये बात आपको समझ में आई? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, बार्सिलोना में हुए, अटलांटा में हुए, सिडनी में हुए, एथेंस में हुए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है एक तरह से। अगर आप ब्रॉन्ज की बात करते हो तो ब्रॉन्ज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई गोल्ड होता तो मैं आपको जरूर बताता। लेकिन 2008 में आए फिर बीजिंग ओलंपिक, ठीक है, फिर से बीजिंग ओलंपिक शुरू हुए, और मानो भारत को
फिर से एक बार उम्मीद की जो किरण थी गोल्ड की वो मिली, ठीक है, क्योंकि आप देखिए 1980 में जब गेम्स हुए हैं तो इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद इतने सारे गेम्स हो गए लेकिन एक भी गोल्ड मेडल भारत को नहीं मिला, लेकिन फाइनली 2008 में बीजिंग में गोल्ड मेडल भारत को मिलेगा। समझ में आया? इतना ही नहीं बल्कि 2 ब्रॉन्ज मेडल भी मिलेंगे और टोटल जो मेडल हमें मिले वो 3 मिले। अभी सब कुछ देखेंगे कि किसने कौन सा मेडल जीता, ठीक है। फिर 2012 में लंदन में ये तीसरी बार ओलंपिक्स हुए, जो कि आपको पता होना चाहिए कि लंदन इस समय सबसे नंबर 1 टॉप पे चल रहा है, जिसने अपने यहाँ पे मैक्सिमम 3 बार ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट करवा लिया है। और इस समय अगर दूसरे पे बात करोगे तो पेरिस हो जाएगा, क्योंकि 2024 में करा लेगा, और उसके बाद अमेरिका का लॉस एंजलिस हो जाएगा, जो कि फिर से कितनी बार करा लेगा? 3 बार, ठीक है। तो नंबर 1 पे ऑफ कोर्स लंदन रहेगा, उसके बाद पेरिस रहेगा, उसके बाद लॉस एंजलिस रहेगा। तो 2012 की बात करें तो गोल्ड तो नहीं मिला, लेकिन 2 सिल्वर मिले और 4 ब्रॉन्ज मिले, तो टोटल 6 मेडल हमको मिले। मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपके ये हैं गगन नारंग है इसमें, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, अभी आएंगे उनके नाम। 2016 की अगर बात करी जाए तो रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील की एक सिटी आप कह सकते हैं, यहाँ पे रियो डी जेनेरो में खेले गए गेम्स, और यहाँ पे सिर्फ 2 मेडल जीते गए। एक साक्षी मलिक लेकर आती हैं और एक पीवी सिंधु लेकर आती हैं, सिर्फ 2 मेडल्स आएंगे, एक बैडमिंटन में आएगा और एक किसमें आएगा बताइए? रेसलिंग में। तो 2 मेडल्स मिलेंगे सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, जो 2016 में थे। और देखिए 6 से सीधा 2, कितना ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ इस तरह से। और फिर फाइनली अगर हम बात करें तो आगे जो आने वाले ओलंपिक्स जो अभी आगे होने वाले हैं, ठीक है, येट टू बी हेल्ड है। अगर बात करी जाए तो 2021 के होंगे टोक्यो में, जापान की राजधानी। 2024 में जो होंगे ये पेरिस में खेले जाएंगे, और 2028 में लॉस एंजलिस में। यहाँ से आपके क्वेश्चन है, ये चीज आप ध्यान रखोगे कि कोई आपसे पूछ ले कि 2024 के जो समर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पर होंगे, आप बताओगे सर? पेरिस, फ्रांस, ठीक है ना? हाँ, फ्रांस में होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ, आप यहाँ से ध्यान रखो, ये तीनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। इवन 2008 के ओलंपिक्स, ठीक है, 2012 के ओलंपिक्स, 2016 के ओलंपिक्स, ये ओलंपिक्स भी तीनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गिनती के यहाँ पे ज्यादा नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बात करो तो ये देखो 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स खेलेगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 6 मेडल हैं। 2008 में हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 और 1 ये 3 मेडल हैं, यानी कि टोटल मिला के यहाँ पे 9 मेडल ये हो गए, और 2 मेडल जो 2016 वाले ब्राजील में हुए वहां पे। तो टोटल आपको 11 लोग बस याद रखने हैं कि ये 11 मेडल कौन कौन लेकर आए। और इतना तो यार आप याद कर सकते हो मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी वाले तो अभी हुए ही नहीं है। तो अगर ओलंपिक से कोई गेम मतलब क्वेश्चन अगर कोई बनता है इन गेम्स में से, तो आप बड़े आराम से कर लोगे। चलिए, तो फाइनली बात करते हैं, जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में कुछ बातें बताई हैं, उनको एक बार अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 1928 में वो गोल्डन पीरियड जो इंडियन हॉकी टीम का था वो शुरू हुआ, और लगभग 1956 में जाके वो एक तरह से ब्रेक लग जाती है उसमें। ये गोल्डन पीरियड क्यों है? क्योंकि लगातार 6 ओलंपिक्स और लगातार 6 गोल्ड मेडल इंडियन हॉकी टीम के पास, बहुत बड़ी बात होती है ये। और ऐसा आज तक इतिहास में किसी के पास भी नहीं है कि हॉकी में लगातार 6 मेडल्स, वो भी लगातार 6 ओलंपिक्स, ठीक है। फिर 1900 उसके बाद आपको पता है कि 1980 के बाद से एक और मेडल हमको मिल गया, लेकिन उसके बाद से हॉकी टीम आज तक कोई भी मेडल नहीं जीत पाई है। गोल्ड क्या, ब्रॉन्ज ही नहीं मिला आज तक हाथों में। चलिए, 1952 की अगर बात करें तो हेलसिंकी में ओलंपिक्स खेले गए, और यहाँ पर केडी जाधव भारत का नाम रोशन करेंगे, और सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला एक जो इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड है वो लेकर आपको मिल जाएगा। देखो अगर हम बात करें, मैं आपको एक बार लिस्ट दिखाता हूँ फिर से, शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। देखो 1928 से शुरू हुआ, ठीक है, और 1956 तक चला। तो देखिए ये जो गोल्ड आपको मिल रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपको हॉकी में मिले, और हॉकी कोई इंडिविजुअल गेम नहीं होता, ये एक टीम स्पिरिट है, एक टीम की गेम है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखो तो सिल्वर तो कोई भी नहीं है, ब्रॉन्ज भी कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक गेम आपको मिला, हेलसिंकी वाला 1952 का, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। और ये जो एक ब्रॉन्ज मेडल है, ये कौन लेकर आए हैं? तो ये लेकर आए हैं केडी जाधव। इन्हीं की बात हो रही है वहां पे, जो आप आगे नोट्स में पढ़ रहे हो कि ये पूरे के पूरे गोल्डन पीरियड जो इंडिया का रहा हॉकी टीम का, इसमें गोल्ड तो मिलता है हमें, लेकिन ब्रॉन्ज जो सबसे पहली बार हमें मिला है वो यहीं पे मिला। और इवन अगर आप देखो, इससे पहले वाली भी मैं आपको जरा लिस्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। भले ही 1896 से ओलंपिक शुरू है, लेकिन इंडिया के पास एक भी मेडल नहीं है, एक भी मेडल नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखें, बिकॉज जो नॉर्मन पिकेट के मेडल हैं, इनको इंडिया अपना मेडल नहीं बोल सकता, बिकॉज इंडिया ने अपनी तरफ से इनको नहीं बोला था कि हाँ हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जाओ जाके पार्टिसिपेट करो। इसलिए ये जो 2 सिल्वर मेडल हैं इनके, वो नहीं माने जाते। तो आप देखो कहीं पर भी एक भी मेडल नहीं है यहाँ तक 1924 तक, लेकिन 1928 से लेके 1956 तक आपको गोल्ड मेडल मिले, वो भी 6 मिले, और ब्रॉन्ज पहला मिला वो भी हेलसिंकी में 1952 के ओलंपिक्स में।
और जो कि कौन लाया? केडी जाधव। पॉइंट क्लियर हो रहा है? बोलिए। ये केडी जाधव आप देख लीजिए, ठीक है, ये व्यक्ति हैं जो कि लेकर आए हैं, रेसलर थे ये, और इन्होंने जो है पदक ये लेकर आए भारत के लिए, वो भी इंडिविजुअल कैटेगरी, ठीक है। महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। क्या मेरी ये पॉइंट क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes. अगर Yes, sir. आपकी इजाजत Yes, हो sir. पानी पी सकते हैं Yes, sir. जी, बस 1 मिनट वेट करिए। माँ पानी दे दो गरम करके, गुनगुना करके थोड़ा। नीचे बॉटल हो, सो गई है, बड़ी जल्दी सो गई आज। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि महाराष्ट्र के सतारा से ये थे। चलिए एक दो बातें और जान लीजिए महाराष्ट्र के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि 1920 से 1940 का टाइम पीरियड महाराष्ट्र का ऐसा रहा जब महाराष्ट्र की जो धरती है इसने एक से एक सूरमा पैदा करे, मतलब एक से एक जो धुरंधर थे रेसलिंग के वो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो मैंने इतना ही नहीं, इतने सारे लोग आपको यहाँ पे मिले, इसीलिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट को ये बोल दिया जाता था कि ये पता है क्या है, ये है फेमस है सिटी ऑफ पहलवान के नाम से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सिटी ऑफ पहलवान किसको बोला जाता है, किस सिटी को? कोल्हापुर। कोल्हापुर, महाराष्ट्र का कोल्हापुर। इवन यहाँ पे जो पहलवान होते थे, अगर कभी वो कुछ लोकल जो चैंपियन, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी दंगल, देखी है? भले दंगल हरियाणा बेस्ड मूवी है, वो समझ में आता है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो कई सारे मेडल्स जीतती है लड़की, है ना? बहुत सारे उसके जो फादर है आमिर खान जो है उनको कई सारे जो आप कह लीजिए टूर्नामेंट्स उनमें लेकर जाते हैं, पार्टिसिपेट करवाते हैं और बहुत सारे मेडल वो इकट्ठे करती है। तो ऐसे ही लोकल लेवल पे जो बहुत सारे गेम्स अगर ये लोग जीतते थे रेसलिंग में पहलवान, तो इनको एक उपाधि दे दी जाती थी केसरी की, कि हाँ भाई ये केसरी है। केसरी का मतलब पहलवान, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आज बात करें तो आज महाराष्ट्र दूर दूर तक पहलवानी के नाम में नहीं है, और आज अगर आपको दिखेगा तो हरियाणा दिखेगा, पंजाब दिखेगा, और कुछ हद तक यूपी के कुछ जो ऐसे आप कह लीजिए सिटीज हैं जहां पर आपको पहलवानी दिख सकती है, लेकिन हरियाणा और पंजाब इस समय सबसे आगे हैं पहलवानी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है आपको पता होने चाहिए। ये सिर्फ इसलिए था कि कोल्हापुर आप याद रखेंगे कि इनको सिटी ऑफ पहलवान एक टाइम पे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली एक बार फिर से शुरुआत होती है 1956 के बाद से, जब इंडियन हॉकी टीम खत्म हो रही है 1960 में। वो समय आता है जो बहुत ही ज्यादा, देखिए कहते हैं ना कि अगर किसी और कंट्री से हार जाओ यार कोई इतना कुछ खास दुख नहीं होता, लेकिन अगर ये हरा दे पाकिस्तान तो यार फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब दुनिया चली गई हो, दुनिया छिन गई हो हाथ से, सब कुछ छिन गया, ऐसा फील आता है। तो ये कुछ वैसा ही आप कह लीजिए कि कुछ अरमान जो टूटे, और जो कि कुछ ऐसी पिक्चर एक उस समय रही होगी। और इवन इतना ही नहीं, अखबार में अगर आज आप देखो, मैं अभी जब आपके लिए वो लगा रहा था क्या कहते हैं फोटोज वगैरह जब मैं देख रहा था, मुझे एक व्यक्ति मिले बलबीर सिंह सीनियर, ये जो थे ये इंडियन हॉकी टीम के उसमें प्लेयर थे। तो जब ये हारते हैं, तो जब इनको सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ता है, तो इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटो है, बहुत वायरल हुई। ये व्यक्ति पता रो रहा था लिटरली, क्राइंग, यार फाइनल में हम हार गए, पाकिस्तान से हार गए। तो ये बहुत वायरल हुई थी, इसलिए मैंने वो बात लिखी भी है कि जो बलबीर सिंह सीनियर थे वो रोए हैं, इनकी ये फोटो काफी वायरल हुई। खैर हार गए तो हार गए, लेकिन सिल्वर मेडल हमें यहाँ पर हॉकी में मिला। बट इंसान अपनी हार से सीखता है और मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, पहले ही हरा दिया हमने, बहुत पहले ही हरा दिया। इवन पाकिस्तान फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया था 1964 के ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। और हमने हॉकी में फिर से गोल्ड मेडल जीता, यानी कि हमने वापसी करी फिर से, ठीक है। भले एक वो ब्रेक जरूर लग गया 1928 से 1956 वाले पीरियड के बाद, ये 1960 में आके, लेकिन 1964 में हमने उसको पूरा करने की, उस गैप को फिल करने की कोशिश करी उसी गोल्ड मेडल के साथ। इसके बाद मैक्सिको में 1968 में फिर से ओलंपिक गेम्स खेले गए, लेकिन इस बार हमें ना तो गोल्ड ना तो हमें सिल्वर मिला, हमें ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। 1972 के जो जर्मनी के ओलंपिक गेम्स हुए, वहां पे फिर से हमें ब्रॉन्ज मिला, और 1980 के मॉस्को में हमने फिर से गोल्ड मिला। और ये वो गोल्ड था जो इंडियन हॉकी टीम के पास आज तक के इतिहास का आखिरी गोल्ड है, अभी तक के लिए। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ 2020 में, जब ये वीडियो आपके सामने है, तब तक गोल्ड मेडल सिर्फ हमारे पास लास्ट 1980 में आया हुआ है, वो भी मॉस्को में। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir.
Yes, sir. अब जब 1980 के गेम्स हो जाते हैं उसके बाद फिर इंडिया को 1992 तक, मतलब अगले 12 साल तक इंडिया के पास कोई भी मेडल नहीं है। लेकिन फाइनली 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स आते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं अटलांटा की एक बार आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। तो ये वही अटलांटा ओलंपिक्स है जिसने जो है इंडियन हॉकी टीम के जो गोल्ड वगैरह थे, चलो वो तो नहीं मिले, ठीक है, और सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं मिला, लेकिन फाइनली 1996 में हमको अटलांटा ओलंपिक्स में एक बार पहला ब्रॉन्ज फिर से मिलने की हमें उम्मीद थी और वो हमें मिली भी, क्योंकि लिएंडर पेस जो है बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन उस समय पे कर रहे थे। तो 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स में हमें ब्रॉन्ज दिलाते हैं लिएंडर पेस, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2000 में सिडनी में ओलंपिक गेम्स होते हैं और कर्णम मल्लेश्वरी जो कि भारोत्तोलन खेलती हैं या फिर आप कह लीजिए वेट लिफ्टिंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग को हिंदी में हम भारोत्तोलन कहते हैं, और सिडनी के जो ओलंपिक्स थे यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती है। और इतना ही नहीं, जब इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है तो 2000 में जब ये मेडल लेकर आती हैं तो इनको भारत की तरफ से जो खेल मंत्रालय है उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है वो इनको दिया, और वहीं पे ही कर्णम मल्लेश्वरी बन जाती हैं पहली भारतीय महिला जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अगर आपसे कोई पूछे कि कौन है तो आप बोलोगे कर्णम मल्लेश्वरी। पॉइंट क्लियर हुआ? बोलिए। Yes, ये sir. 2000 के सिडनी ओलंपिक्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 2004 में फिर से एथेंस में ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं। ये सेकंड टाइम एथेंस में फिर से हुए। देखिए 1886 में हुए थे, 1896 में हुए थे एथेंस में, उसके बाद 2004 में फिर से हुए एथेंस में। और अगर आप इनको देखें तो राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने Yes, डबल sir. ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल ये भारत को दिलाते हैं। आगे समझ में? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर सिल्वर मेडल 2004 एथेंस ओलंपिक्स। इसके बाद 2008 ओलंपिक्स, ये कुछ थोड़े से अच्छे ओलंपिक्स भारत के लिए रहे, जहां पर हमने इतने टाइम के बाद, देखो आखिरी बार अगर हमने कभी ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल जीता तो 1980 में जीता था, जो कि कहां पे, इंडियन हॉकी में जीता है ना। लेकिन उसके बाद गोल्ड मेडल हमें फाइनली मिल रहा है करीब करीब 28 सालों के इंतजार के बाद, और फिर ये गोल्ड मेडल लेकर आते हैं कौन? अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा जो कि बहुत अच्छे शूटिंग के मास्टर बोले जाते हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर जो राइफल थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को जिताया, और ये चाइना के बीजिंग में ओलंपिक्स खेले गए थे। इसके बाद इन्हीं 2008 बीजिंग ओलंपिक्स की अगर बात करें तो एक गोल्ड मेडल तो ये लेकर आते हैं अभिनव बिंद्रा। इसके अलावा सिल्वर जो मेडल है, सिल्वर कह रहे हैं, 2 ब्रॉन्ज जो मेडल है ये लेकर आते हैं 2 अलग अलग लोग, ठीक है। एक ब्रॉन्ज लेकर आते हैं सुशील कुमार जो कि रेसलिंग में लेकर आते हैं 66 केजीज में, फ्री स्टाइल मेन में, और 75 केजी में बॉक्सिंग में लेकर आते हैं विजेंदर सिंह, ठीक है। तो यानी कि 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए इसमें टोटल हमें 3 मेडल मिले, जिसमें से एक जो मेडल है वो हमें गोल्ड मिला और 2 जो मेडल थे वो हमें ब्रॉन्ज मिले, और 2 ब्रॉन्ज कौन लेकर आए हैं? सुशील कुमार और विजेंदर सिंह। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलिए, तो देख लीजिए ये आपके सामने, ठीक है, Abhinav Bindra. ये आपके सामने दूसरे सुशील कुमार, Sushil ये आपके Kumar. विजेंदर, Virender Singh. ठीक है। तो ये तीनों मेडल्स आपके सामने। तो देख लीजिए 2008 तो खत्म हुए, अब फाइनली 2012 लंदन ओलंपिक्स हमारे सामने आते हैं, और यकीन मानिए कि अगर कोई आज तक के इतिहास में, मतलब अगर हम हॉकी को छोड़ दें, अगर हम हॉकी में गोल्ड को ना गिने, और अगर सबसे ज्यादा किसी ओलंपिक गेम्स में हमारे पास मेडल आए हैं तो आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा 6 मेडल हमें मिले 2012 में लंदन ओलंपिक्स में। और ये लंदन ओलंपिक्स 3rd टाइम हुआ, कहाँ पे? लंदन में, मतलब ये ओलंपिक्स लंदन में हुए 3री बार, ठीक है ना। तो अब आपको ये समझना है, तो 2 सिल्वर मेडल हमारे पास आते हैं, एक तो आता है शूटिंग में, एक आता है रेसलिंग में। शूटिंग में लेकर आते हैं विजय कुमार, ठीक है, और सुशील कुमार लेकर आते हैं रेसलिंग में, ये दोनों के दोनों सिल्वर होते हैं। और बाकी जो 4 आप देख रहे हो ये ब्रॉन्ज मेडल हमें मिलते हैं। गगन नारंग लेकर आते हैं शूटिंग में, साइना नेहवाल लेकर आती हैं बैडमिंटन में, मैरी कॉम लेकर आती हैं बॉक्सिंग में, और योगेश्वर दत्त लेकर आते हैं रेसलिंग, ठीक है। तो ये आपको समझना है, और ये कितने कितने ग्राम में खेलते हैं अगर आप याद करना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग ये दोनों शूटिंग करते हैं, और ये 10 मीटर एयर पिस्टल करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 6 मेडल हमें मिले 2012 के लंदन ओलंपिक्स में, जिसमें से 2 हमको मिलते हैं सिल्वर मेडल और 4 हमको मिलते हैं ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। आप देख लीजिए आपके सामने, तो सबसे पहले जो आप व्यक्ति देख रहे हैं ये विजय कुमार हैं, ठीक है। विजय कुमार की बात करें तो इन्होंने किस में लिया है, बताइए, इनको जो मेडल मिला वो किस में मिला? Shooting. शूटिंग में।
25 मीटर रैपिड एयर पिस्टल, ठीक है, शूटिंग मत बोलिए, ये बोलिए 25। हालांकि चलो ये दोनों के दोनों शूटिंग है, नो डाउट, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि विजय कुमार 25 मीटर में खेलते हैं और ये 10 मीटर में खेलते हैं, और ऑब्वियस सी बात है दूर का निशाना लगाना क्या होता है, ज्यादा मुश्किल होता है, ये चीज ध्यान रखें। तो ये शूटिंग में लेकर आए। इसके अलावा अगर आप बात करें गगन नारंग, ये भी आपको शूटिंग में मिलेगा, ठीक है। मैरी कॉम की बात करें, आपको बॉक्सिंग में मेडल दिलाया इन्होंने, ठीक है। साइना नेहवाल की बात करें तो किसमें लेकर आई है, बैडमिंटन में। और योगेश्वर दत्त की बात करें तो ये किसमें लेकर आए हैं, रेसलिंग। Wrestling. सुशील कुमार किसमें लेकर आए हैं, रेसलिंग। Wrestling. ठीक है। तो 2016 की अगर हम बात करें ओलंपिक गेम्स की, तो ये ब्राजील में खेले गए और ब्राजील के रियो डी जेनेरो में खेले गए, और इसमें सिर्फ हमें 2 मेडल जो है वो मिलते हैं, जिसमें से एक हमारे पास सिल्वर आता है और एक हमारे पास ब्रॉन्ज आता है। सिल्वर मेडल लेकर आती है पीवी सिंधु और ब्रॉन्ज लेकर आती हैं साक्षी मलिक, ठीक है। ये बैडमिंटन खेलती हैं, ये रेसलिंग वुमेन सिंगल्स में और ये फ्री स्टाइल 58 केजीज में, ठीक है। तो ये 2 ओलंपिक्स हमारे यहाँ पर, मतलब ये जो 2 मेडल्स हैं इस ओलंपिक के, ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो पीवी सिंधु देख सकते हैं 2016 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए, सॉरी ब्राजील ओलंपिक्स हुए, उनका ये एक चित्र। साक्षी मलिक देख लीजिए, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला 58 केजीज में। तो यहाँ तक हमने चीजें खत्म करी और उम्मीद करता हूँ कि जो समर ओलंपिक्स हैं अब वो आपको यहाँ तक क्लियर हो गए। विंटर ओलंपिक्स की अगर बात करी जाए तो देखिए विंटर ओलंपिक्स इतने ज्यादा भारत में फेमस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि विंटर ओलंपिक्स में बहुत सारी कम चीजें हैं, है ना, ज्यादा जो प्लेयर्स हैं वो नहीं है, या अगर कुछ प्लेयर हैं अगर वो जाते भी हैं तो उनको इतना ज्यादा कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया जाता भारत सरकार की तरफ से। जैसे अगर मैं बात करूं तो 2008 से अगर बात करें तो एक व्यक्ति है, उनका नाम है शिव केशवन, अभी नाम आएगा आगे, शिव केशवन। और शिव केशवन के बाद दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जगदीश सिंह। तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं इन्होंने विंटर ओलंपिक्स में काफी अच्छा पार्टिसिपेट करा। हालांकि एक बार भी ओलंपिक में मेडल नहीं मिला इनको विंटर ओलंपिक्स में, लेकिन इन्होंने पार्टिसिपेट करा। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो विंटर ओलंपिक्स को लेकर इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। जिस तरह से अगर आप बात करें 1920 तक भारत सीरियस नहीं था गेम्स को लेकर। वो अलग बात है कि 1923 और 1924 में कुछ एफर्ट्स करे गए, ठीक है, दोराबजी टाटा जी के द्वारा और एजी जो नेहर थे उनके द्वारा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फाइनली कमेटी को बनाया और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में बन के तैयार होती है, और फाइनली हम अगले ओलंपिक गेम्स में भेजते हैं अपनी तरफ से बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना, ये चीज आपको पता है। तो फ्रांस के शेमोनिक्स में अगर हम बात करें, एक सिटी पड़ती है फ्रांस में, वहां पे 1924 में सबसे पहली बार विंटर ओलंपिक्स को कंडक्ट करा गया। जिस तरह से 1896 में करा गया एथेंस में समर ओलंपिक्स को, है ना, ऐसे 1924 में करा गया फ्रांस के शेमोनिक्स में विंटर ओलंपिक्स को, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि 2008 में जो विंटर ओलंपिक्स हुए इसमें ये दोनों जो व्यक्ति थे इन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करा। इवन अगर हम बात करें जगदीश सिंह की, तो जगदीश सिंह काफी अच्छा खेले, ठीक है, और इन्होंने अपने इंडिविजुअल एफर्ट से, भारत सरकार के पैसे पे नहीं, इवन ये अपने खुद के पैसे पे, अपने खुद के एफर्ट से ये गए हैं और इन्होंने कई सारे ओलंपिक गेम्स में, विंटर ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करा है। लेकिन अभी तक हार्ड लग रहा है कि कोई भी गेम में मेडल नहीं जीत पाए। यार देखिए क्या होता है आगे। तो ये देख लीजिए, ये आपके सामने शिव केशवन, और ये जो आप देख रहे हैं ये हैं आपके जगदीश सिंह, ठीक है। ये कुछ जो विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं, अब विंटर का नाम ही है कि मतलब ये आइस पे ही खेले जाएंगे ऑफ कोर्स, तो कुछ ना कुछ आइस का आपको मूड यहाँ पे जरूर मिलता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जिस तरह से आपको पता है कि 2021 के गेम्स होने हैं वो जापान के टोक्यो में होने हैं समर वाले, 2024 के होंगे वो होंगे आपके कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है, और 2028 के जो समर ओलंपिक्स हैं ये आपके होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में। तो ये तो था आपके समर ओलंपिक्स। लेकिन अगर कोई आपसे विंटर ओलंपिक्स के बारे में पूछे तो 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो आपके बीजिंग चाइना में होंगे, और 2026 के जो होंगे वो इटली के मिलान और कोटना में होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 2 अपकमिंग जो वेन्यूज हैं, लेकिन ये विंटर ओलंपिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है समर के लिए नहीं। समर के लिए मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो 2018 के क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। जी 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 बिल्कुल, लेकिन अब वो बहुत पुराना होगा, नहीं पूछेगा आपसे। सर पूछ लेते हैं कई बार, जैसे पीछे का भी पूछ लेते हैं 1-2 साल पहले। कोई नहीं, मतलब अगर इतनी तो चीजें अब आपको बताई दी गई हैं, बाकी कुछ अगर आपको लगा है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन छूटी है, अगर आपको आती है तो बेहतर है, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन आज आपने देखा है ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। Yes. बहुत सारी चीजें आज आपको जानने को मिली होंगी। जी सर, टोटल कितने गेम होता है सर समर ओलंपिक में? ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, हर बार कुछ ना कुछ नए गेम्स कोशिश करे जाते हैं, ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। जैसे पिछली बार समर ओलंपिक्स में 3 गेम्स ऐड करे गए थे 2016 वाले में, तो ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है कि कितने होंगे,
ठीक है? ओह, जी, अच्छा कोई फिक्स नहीं है बेटा। ठीक है सर। फिक्स पे मान के चलो कोई क्वेश्चन कभी पूछेगा ही नहीं आपसे, ठीक है? फिक्स कभी नहीं होता जी। और कोई क्वेश्चन आपका? ओह, तो अपने प्यारे प्यारे चेहरे नहीं अगर आप सर। लोग दिखा पाए जी, देख लें भाई। संदीप जी दिख रही हैं, कोमल जी दिख रही हैं, और कौन है? और किरण जी नमस्कार। जी मंजू जी आ गई हैं, चलिए मंजू जी नमस्ते। बाकी तो और कोई शक्ल नहीं दिखा रहा, चलिए कोई नहीं। तो कितने लोग बचे हैं हमारे पास? 22 लोग। मुझे समझ नहीं आता यार, इस 22 में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमारा पेड कोर्स नहीं खरीदा अभी तक, और जो खरीद चुके हैं वो टोटल 27 लोग हैं। मतलब 27 का मेरे पास रिकॉर्ड है कि इन्होंने खरीदा है, लड़के लड़कियां मिला के। और देखो जो आ रहे हैं स्ट्रेंथ वो भी कम है, तो क्या बोला जाए, पैसों की भी वैल्यू नहीं है अब। चलो फ्री के तो समझ में आता है। चलिए खैर छोड़िए सब चीजों को। ये बताइए सेशन अच्छा लगा आपको? कुछ कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हैं ओलंपिक गेम्स में? Yes, तो sir. एक बहुत Yes, बड़ा sir. रिडल था अभी तक, ऑब्स्टिकल था आपके लिए, अब लगता है कि नहीं रहा होगा ओलंपिक गेम्स। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी है चीजों को समझाने की, और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी उसी एक डिवोशन के साथ पढ़ाई भी करी, आपने सीखा समझा चीजों को। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए कि कल की डेट में ओलंपिक्स के जितने आपको जो फ्री हैंड नोट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, अगर वो आपको बनाने हैं तो आप बना लीजिए, ठीक है? आप भी बनाइए, मैं भी बना लूंगा, दोनों लोग बना, ठीक है ना? क्योंकि ये पहली स्टैटिक जीके की वीडियो है इस पेड कोर्स की, तो ये फ्री थी, लेकिन इसके बाद से जितनी भी पेड कोर्स की वीडियोस होंगी वो अब आपको फ्री नहीं करी जाएंगी, ठीक है? ये चीज अब आप ध्यान रखें सारे लोग। तो जो भी पेड कोर्स के मेंबर्स नहीं है, आप सभी को सजेशन है कि अगर आप अपना एग्जाम अच्छे से देना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और इस तरह का क्वालिटेटिव जो एक मटेरियल है वो आप चाहते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन करें। और मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा कुछ बहुत बड़ी मैंने आपसे फीस की डिमांड कर ली, ठीक है? बट स्टिल अगर आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मैथ्स और रीजनिंग आपको फ्री है, वो फ्री रहेगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? कोई कुछ कहना चाहता है? नो सर। नहीं? तो एंड करी जाए मीटिंग। गुड नाइट सर। ओके, किरण जी कह रही है जल्दी बंद करो। एंड करो जल्दी। चलो ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय। गुड नाइट। यूट्यूब पे सेशन आ जाएगा आपका कल, ठीक है? ओके बाय, Thank you, sir. थैंक यू, माय प्लेजर।